हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर 6 एवोल्यूशन के बारे में। और ये पूरा चैप्टर हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे, यानी एक सिंगल वीडियो में इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के ला सकें। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल अपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वन शॉट वीडियोस, वो हमारी इसी चैनल जो है जैसर बायोलॉजी क्लासेस क्लास 12 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो आप सारी वन शॉट वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर्स की इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं सबकी वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियोस खासतौर पे बोर्ड स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, यानी जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं और सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी चीज़ें आपको बताएं और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे इसमें याद रखने की, और कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन है, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि हर चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ सके। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एवोल्यूशन। यहाँ पे इसमें हम लोग क्या क्या हेडिंग कवर करने वाले पर देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होती है या किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो बहुत सिंपल फॉर्म में थी तो उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ और इंसान किस तरह से डेवलप हुए। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, यानी इसके इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या है। एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में हम लोग जानेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो फाइनली हम लोग मैन के इवोल्यूशन की भी स्टडी करेंगे इसमें डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पे इवोल्यूशन जो है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है बिग बैंग का, ठीक है। बिग बैंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है और वो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सन जो था सबसे पहले स्टार के फॉर्म में सन था और फिर सन में यानी वो स्टार के फॉर्म में जो था उसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या ये पूरा यूनिवर्स बना, डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह बने। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड एक है बिग बैंग, जिसमें क्या है कि एक स्टार था जिसमें जो कहते हैं हम लोग कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ और फिर से यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, पूरा यूनिवर्स बना इसी से ना। इससे इसी तरह से जो सन है उसमें भी एक्सप्लोजन वगैरह हुआ और उससे फिर डिफरेंट प्लैनेट बने। बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स बना, कई सारी इसी तरह से गैलेक्सीज बनी और गैलेक्सीज में डिफरेंट प्लैनेट इसी तरह से बने। यहाँ पे गैलेक्सीज जो होती है ये क्या होती है, स्टार्स और क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। यानी गैलेक्सीज क्या होती हैं, इसमें स्टार्स होते हैं और गैस और डस्ट होती है, तो इसके क्लाउड्स होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, तो इन सबसे मिलकर गैलेक्सीज बनती हैं। और फिर वो किसके अंदर आती है, यूनिवर्स के अंदर, यानी डिफरेंट गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। और इसमें यहाँ पे यूनिवर्स की एज दी हुई है, ठीक है, ये चीज़ आपको बता 13.8 बिलियन, ठीक है। यूनिवर्स की जो एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है, ठीक है, यानी इतना पुराना जो है हमारा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, और हीलियम वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैसेज हैं, हीलियम गैसेज हैं, सन पे हीलियम वगैरह भी देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये सब डिफरेंट गैसेज देखने को मिलती हैं। और गैसेज जो होती है वो कंडेंस्ड होती हैं और क्या बनाती हैं, गैलेक्सीज और डिफरेंट प्लैनेट बनाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे कूल डाउन कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जब एक्सप्लोजन हुआ तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और एक्सप्लोजन के बाद जब स्टार जो है, प्लैनेट जो दूर दूर चले गए, फिर वो धीरे धीरे उन पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो गैस जो रहती है वो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट की वजह से वो क्या होती हैं, कंडेंस होने लगती है। तो गैसेस कंडेंस होकर लिक्विड और सॉलिड्स बनाने लग जाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग जिस गैलेक्सी में, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। ये याद रखना है कि हम लोग जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे। और इसका एक सोलर सिस्टम जो है ये
इसमें हमारा प्लेनेट अर्थ है। तो हमारा प्लेनेट अर्थ जो है ना, इसका ओरिजिन कब है 4.5 बिलियन, यानी ये इसकी एज है। अर्थ की एज कितनी है 4.5 बिलियन। ये याद रखना है कि अर्थ की एज कितनी है 4.5 बिलियन। इतने साल पहले हमारा अर्थ जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। और जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। क्या था सिर्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था तो उसमें एटमॉस्फेयर जैसा आजकल का एटमॉस्फेयर उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ वाटर वेपर थी, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, ठीक है। और मोल्टेन मास था, ठीक है, पिघला हुआ एकदम सॉलिड, जो कि अर्थ सरफेस को कवर किए हुए था। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था उस टाइम पे अर्थ का ना, लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर, उसमें कई सारी गैसेस उसको सराउंड किए हुए, उसको घेरे हुए थी, ठीक है, सराउंड किए हुए थी, या कह सकते कवर किए हुए थी। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर था मोल्टेन मास का, यानी लिक्विफाइड सॉलिड का, जिसके चारों बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस वहाँ पे थी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये गैसेस के नाम याद रखने, कौन कौन सी गैसेस जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे थी। अब सन से यूवी रेज वगैरह निकल रही थी, ठीक है। ये तो सन क्या करता है, सन में जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज होती है। तो ये वाटर को ब्रेक करती है, क्योंकि अर्थ पे वाटर वेपर थी, इसको ये ब्रेक करती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन वगैरह भी बना देती है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, वाटर वेपर की जो ऑक्सीजन होती है वो अमोनिया और मीथेन से कंबाइन करती है, तो यहाँ पे कुछ वेपर वाटर भी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन हुआ ना, वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से भी, और प्लस जो सनलाइट आ रही थी, यूवी रेज आ रही थी, वो जब वाटर वेपर पड़ी तो उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हुए, और फिर वो हाइड्रोजन जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बने। तो उस तरह से भी वाटर बना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बनता रहा टाइम से, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया 4.5 बिलियन पहले अर्थ बनी, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया, और प्लस सनलाइट वगैरह आती रही, तो उससे वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होता गया। यानी जो लिक्विड फॉर्म में अब देखने को मिलता है वाटर, ओशंस में, सीज में, ठीक है, रिवर्स में, ये सब वाटर धीरे धीरे कई सालों में बना है। द ओजोन लेयर वॉज सो एस द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। टेम्परेचर जब कूल डाउन हुआ तो वाटर वेपर भी रेन की तरह से अर्थ पे जो है सेटल हो गई, इसका रेन का जो है डिपोजिशन हुआ। टू फिल एट द डिप्रेशन फ्रॉम ओशंस, डिप्रेशन को उसने फिल किया, ओशंस वगैरह बने। अब लाइफ इस कैसे अपीयर हुई 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके 500 साल बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, यानी 4.5 बिलियन अगो किसका फॉर्मेशन है, अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ का ओरिजिन है। और 500 बिलियन उसके बाद, ठीक है। तो कितना हो गया 4 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ का ओरिजिन कब है 4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी 4 बिलियन साल पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे। तो ये दो डेट से याद रखनी है। और यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, तो वो कितना दिया हुआ है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13.8, 13.8। अब यहाँ पे जो है कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ना कि स्पोर्ट्स वगैरह जो थे ना, ज़्यादातर ग्रीस के जो लोग थे वो ये मानते थे कि बाहर से डिफरेंट प्लैनेट से कुछ स्पोर्ट्स वगैरह है, लाइफ के स्पोर्ट्स है, इसको यूनिट ऑफ लाइफ वो बोलते थे, ठीक है, स्पोर्ट्स आए। तो वो स्पोर्ट्स क्या है, अलग अलग प्लैनेट पे गए, अर्थ पे भी आए, और अर्थ पे उनको जब सूटेबल कंडीशन मिली, सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, तो इस फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ, स्पोर्ट्स से फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। ऐसा कुछ साइंटिस्टों का मानना था, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स का मानना था। इसको पैंसपर्मिया भी कहा जाता है, ठीक है, पैंसपर्मिया, यानी डिफरेंट प्लैनेट पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, अर्थ पे नहीं हुआ, वहाँ से उसके स्पोर्ट्स वगैरह आए, और फिर लाइफ पे वो सूटेबल इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या किया, ग्रोथ की, और फिर लाइफ का ओरिजिन किया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उन्होंने बनाया। तो ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना था। कुछ लोग ये भी मानते थे कि लाइफ का ओरिजिन जो होता है वो डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड, इन सब चीज़ों से होता है, ठीक है। तो ये ऐसा भी कुछ लोग का मानना था कि यानी कीचड़ वगैरह को या भूसे को हम लोग रख दें, या कोई मोजा वगैरह उसको रख दें, कोई सड़ी गली चीज़ है उसको रख दें कहीं पे बंद जगह पे, तो वहाँ पे चूहे वगैरह पनप जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी लोग मानते थे कि नॉन लिविंग थिंग जो है उससे लिविंग थिंग का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन थोड़ी सी थ्योरी इसमें गड़बड़ थी कि वो कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स थिंग से ही लिविंग थिंग का ओरिजिन मानते थे, ठीक है, लिविंग बींग का ओरिजिन मानते थे।
तो इसके बाद दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, कि अचानक से जनरेशन हो जाना लाइफ का, यानी कहीं भी कुछ भी सामान जो है सड़ा गला कोई भी सामान रख दिए या कुछ ऐसा गंदगी वाला सामान रख दिए बंद कमरे में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे चूहे बन जाएंगे या सांप बिच्छू कोई इंसेक्ट बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किया लुईस पास्चर ने और इसको क्या किया, ठीक है, इस थ्योरी को जो है इन्होंने रिजेक्ट किया कि ये थ्योरी जो है सही नहीं है, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने, ठीक है, इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह दिए। और ये इन्होंने क्या किया इसको, आप ये शायद एक्सपेरिमेंट अभी आगे आएगा कि इन्होंने जो है इसको कंफर्म किया इस चीज़ को कि लाइफ जो है इस चीज़ को प्रूव कर दिया, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, ठीक है। तो ये लुईस पास्चर ने जो बताया था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, यानी पहले से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, नॉन लिविंग थिंग वगैरह से कोई लिविंग बीइंग नहीं बन सकता। तो उन्होंने इसके लिए प्री स्टेराइज फ्लास्क लिया, ठीक है, एक फ्लास्क लिया और उसमें जो है प्री स्टेराइज का मतलब क्या है कि उसमें फ्लास्क को अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके सारे बैक्टीरिया को उन्होंने किल कर दिया, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह थे उन सबको किल कर दिया। और ये बताया कि उसमें फिर जिसमें ये प्री स्टेराइजेशन किया गया था उसमें ईस्ट वगैरह फंगस कोई ग्रो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। अब जब उन्होंने उसको ओपन छोड़ दिया फ्लास्क को एयर में, तो उसमें क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रो करने लग गए, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ में किसी चीज़ में अगर कोई क्या कह सकते हैं लिविंग जो है पहले से प्रेजेंट नहीं है, कोई लिविंग बीइंग पहले से कोई या कोई ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पे कोई नया लिविंग बीइंग या नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है। अगर पहले से कोई लिविंग बीइंग या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तभी वहाँ पे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन पाएगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल हाउएवर, ठीक है। तो इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है इसको डिसमिस कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया थ्योरी को। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं था कि फर्स्ट लाइफ जो है वो अर्थ पे कैसे आई। इसके बाद ओपेरिन और हेल्डन ने इसका प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ठीक है। ओपेरिन और हेल्डन ने एक थ्योरी दी और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यूरे मिलर ने दिया था, ठीक है। तो मिलर ने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, यहाँ पे डायग्राम भी इसका बना होगा, मिलर का एक्सपेरिमेंटल डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम बना है लाइफ के ओरिजिन से रिलेटेड। तो रूस के थे ओपेरिन जो थे वो रूस के थे और इंग्लैंड के थे हेल्डन, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट अब किस जगह के थे ये आपको याद रखना है कि रूस के थे ओपेरिन और इंग्लैंड के थे हेल्डन। और इन्होंने प्रपोज किया दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी पहली जो लाइफ की फॉर्म आई वो किससे आई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है लिविंग बीइंग बने, जैसे कि आरएनए और आरएनए प्रोटीन वगैरह जो थे ये वाटर में इन्होंने रिएक्शंस वगैरह की और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाया। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, इसके बाद केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और यानी पहले क्या हुआ, इसका ओरिजिन हुआ, फिर इसके बाद उसका इवोल्यूशन हुआ, तो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और ये सब किससे बने, ये सब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ही बने, ठीक है। अब वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट उस टाइम पे क्या थे, मतलब कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल थे जिससे ये सब लिविंग चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑन द अर्थ वर हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स, ना उस टाइम पे कुछ कंडीशंस भी थी अर्थ की, ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रेड्यूसिंग एटमॉस्फियर और मीथेन अमोनिया, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। मटेरियल के तौर पर मीथेन अमोनिया थी और इन्वायरमेंटल कंडीशन के तौर पे हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ये सब अवेलेबल था। तो इन्होंने क्या किया कि लिविंग बीइंग के ओरिजिन में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन में हेल्प की। जैसे कोई हम लोग कोई चीज़ कुक करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ जैसे कुक कर रहे हैं, अगर कोई कुछ किसी तरह का फूड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, जो भी चीज़ हमें बनानी है। और प्लस उसमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी के लिए हम लोग स्टोव वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, ठीक है, अर्थ पे जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था वहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ हुआ, जैसे कि मीथेन अमोनिया। और एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते थे या क्या कहते हैं थंडर स्टॉर्म वगैरह आते थे ना,
तो उससे जो है हाई टेम्परेचर मिल जाता था, एनर्जी मिल जाती थी, और प्लस उस टाइम पे रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो चीज़ें टूट नहीं रही थी बल्कि खाली बन रही थी। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या होता है, चीज़ें टूटती कम है, बनती ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का सिंथेसिस होता जा रहा था, या कह सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उससे क्या बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब मिलके एक जो है ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसको हमने कोएजरवेट कहा, ठीक है, उनको कोएजरवेट कहा जाता था स्टार्टिंग में। 1953 में एस एल मिलर, अच्छा ये कंडीशन हमको याद रखनी है, क्या कंडीशन थी उस टाइम पर अर्थ की, हाई टेम्परेचर बहुत था, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है जब सन से अलग हुई तो उसका टेम्परेचर, और भी प्लैनेट जो थे उनका टेम्परेचर बहुत हाई था उस टाइम पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर था, धीरे धीरे वो कूल डाउन होता गया, और वोल्केनिक स्टॉर्म्स, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, ठीक है, और उस टाइम पे थंडरिंग होती थी, बिजली कड़कती थी, स्टॉर्म्स होते थे, यानी लाइटनिंग होती थी, स्टॉर्म्स होते थे, ठीक है, तूफान वगैरह। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो इन सब चीज़ों से एनर्जी मिलती थी, प्लस रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से हेल्प हो जाती थी कि चीज़ें बनती थी, टूटती कम थी, बनती ज़्यादा थी। तो और प्लस रॉ मटेरियल जो थे, मीथेन, अमोनिया, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ये याद रखना कि उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, जिस तरह से आज ऑक्सीजन पाई जाती है वो उस तरह से नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद है 1953, ठीक है, इसमें एस एल मिलर ने, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था उन्होंने, ठीक है। तो मिलर जो है, एस एल मिलर, स्टैनले मिलर, और इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक यूरे थे, एक मिलर थे, ठीक है, स्टैनले मिलर थे और एक यूरे भी थे। तो दो साइंटिस्टों ने इसमें एक्सपेरिमेंट जो है साथ में किया, और दो साइंटिस्टों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया इसी थ्योरी से रिलेटेड, ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी से रिलेटेड, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे मिलर, इसमें एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी, उन्होंने सिमिलर कंडीशन बनाई लेबोरेटरी में, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह अपरेटस इन्होंने बनाया, जिसमें क्या था, क्लोज फ्लास्क था, और इस फ्लास्क के अंदर मीथेन भरी थी, हाइड्रोजन भरी थी, अमोनिया भरी हुई थी, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसका डायग्राम। वाटर वेपर उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, उस वाटर वेपर वगैरह भी उसमें, मतलब वाटर वो बॉईल कर रहे थे, और 800 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाती है, 100 ही पे तो वाटर वेपर बन जाती है। तो वाटर जब बॉईल कर रहे थे और टेम्परेचर उन्होंने 800 दे दिया था, तो वेपर भी बन रही थी और प्लस उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई रह रहा था अपरेटस का। अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो अमीनो एसिड बना, कई हफ्तों तक ये एक्सपेरिमेंट चला, और लगातार अमीनो एसिड हर हफ्ते बनता जाता था, इकट्ठा होता जाता था। इसी तरह से उन्होंने शुगर्स वगैरह का फॉर्मेशन, नाइट्रोजनस बेसेस, पिगमेंट्स और फैट्स का फॉर्मेशन भी देखा, और इसका एनालिसिस वगैरह किया। तो जब इसका एनालिसिस किया तो इनको समझ में आया कि हाँ, ये इस तरह के प्रोसेस जो हैं उस टाइम पे जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो उस टाइम पे भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। उस टाइम पे मेटेराइड वगैरह भी होते थे जो अर्थ से टकराते रहते थे, ठीक है, तो उस वजह से भी काफ़ी एनर्जी मिल जाती थी और काफ़ी ज़्यादा अर्थ में चेंजमेंट आता था, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस जो है कैटलाइज हो रही थी। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। और यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से लिविंग बीइंग का बनना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। यहाँ पे जैसे इसका अपरेटस दिया हुआ है यूरे मिलर का, ठीक है, तो लिखा है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर, ये यहाँ पे उबल रहा है पानी, यहाँ पे इन्होंने पानी भर दिया, और ये फ्लास्क है, ठीक, क्लोज्ड फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इसमें दो ऐसे पाइप निकली हुई हैं। ये जो चीज़ है ये थर्मोमीटर है, ठीक है, ये आपको थर्मोमीटर दिख रहा है, तो उससे वो टेम्परेचर एडजस्ट करते थे। कितना टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था ब्रेडस का 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से वाटर जो है बॉयल हुआ तो वाटर वेपर बनी। अब वाटर वेपर यहाँ पे इन्होंने बर्नर नीचे लगा रखा था, यहाँ पे बर्नर बना नहीं हुआ है, ठीक है, बर्नर नीचे उन्होंने लगा रखा था, तो बर्नर की वजह से क्या होता था, हीट होती थी, और बर्नर से हीट होती थी, और उस हीट से ये क्या होता था, बॉईल होता था। अब यहाँ पे वाटर बॉईल हुआ, वाटर का वेपर जो आगे बढ़ी, वाटर वेपर आगे बढ़ के कहाँ पे गई, यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप एक बना रखा था जो इस पूरे अपरेटस में वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी इसके अंदर की हवा निकाल लेता है बाहर, जिससे कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो पाए, और सिर्फ वाटर वेपर आगे बढ़ती रहे। तो वाटर वेपर आगे गई, और ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चैम्बर था यहाँ पे, ठीक है, इसमें
स्पार्क डिस्चार्ज वगैरह कराए जाते थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क का डिस्चार्ज होता था। 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने लगा रखे थे, एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस एक माइनस 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये आपने देखा होगा जब 2 इलेक्ट्रोड वगैरह छुआए जाते हैं पास में तो उसमें स्पार्क होता है, ठीक है। तो ये स्पार्क इसमें होता था चैम्बर में। 4 तरह की यहाँ पे गैसेस अवेलेबल थी चैम्बर के अंदर। एक तो वाटर वेपर यहाँ से आ गई, ठीक है, ये वाटर वेपर H2O वेपर के फॉर्म में। मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन इसमें पहले से थी, ठीक है। तो इसमें कुछ गैसेस भरी गई थी, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर जो था इसमें मीथेन भरी गई थी, अमोनिया भरी गई थी, हाइड्रोजन बनी गई थी और प्लस वाटर वेपर तो यहाँ से आ ही रही थी, ठीक है। इसमें कहीं भी फ्री ऑक्सीजन का जिक्र नहीं हुआ, यानी आपको याद रखना है कि फ्री ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। फिर ये आगे बढ़ी, जब ये स्पार्क डिस्चार्ज हुआ तो इसको इससे एनर्जी मिली। स्पार्क डिस्चार्ज क्यों लगाया गया? ताकि इलेक्ट्रोड वगैरह से जो स्पार्क हो तो उस स्पार्क से इसको एनर्जी मिले। अब जब इसको एनर्जी मिली इन गैसेस को और प्लस वाटर वेपर को, तो इन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन करके ये आगे बढ़ी गैसेस, कुछ कॉम्प्लेक्स गैसेस से बनी। फिर ये कंडेंसर में गई, ठीक है। कंडेंसर, कंडेंसर जो होता है वो कूलिंग का काम करता है। फ्रिज वगैरह में रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एसी होते हैं, उसमें कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर जो होता है ये इसको कंडेंस करता है, यानी इस गैस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक तरफ वाटर इन होता है, एक तरफ पानी अंदर जाता है, फ्लो करता है, और एक तरफ से बाहर आता है। तो ये पानी का जब सर्कुलेशन इसमें बना रहता है कंडेंसर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का जो पाइप, इसके अंदर ये पाइप गई हुई ना, तो इस पाइप में जो गैसेज हैं वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। जो गैसेज थी, कॉम्प्लेक्स गैसेज, इनका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोले? कंडेंसेशन। लिक्विड फॉर्म में ये कंटेंट हो गई, कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट की तरह से ये नीचे आ लगी, ठीक है। ऐसा लगा जैसे वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रही है। अब ये जब नीचे आई तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो गई, इसको बोलते हैं यू ट्यूब, ठीक है। ये यू ट्यूब बन गया ना, लिक्विड वाटर इन ट्रैप, ठीक है। लिक्विड वाटर और वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें दोनों चीज़ें थी, वाटर भी था और वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे, ठीक है। वाटर वेपर की जैसे इसमें वाटर भी थी और उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे, तो ये लिक्विड के फॉर्म में थे, ठीक है। ये कंपाउंड कौन कौन से थे? तो इन्होंने लैब में ग्लाइसिन अमीनो एसिड, एलानिन, ठीक है, इस तरह के अमीनो एसिड्स बना लिए, ठीक है। ग्लाइसिन क्या होता है? जो हमारे ब्लड में पाया जाता है अमीनो एसिड, तो उस तरह का अमीनो एसिड जो है इन्होंने बना लिया लैब के अंदर कुछ हफ्तों में, यानी 1 महीना कह सकते हैं हम लोग, कुछ एक ही हफ्ते में तो बनने लगता है, फिर वो धीरे धीरे हर हफ्ते जब रिपीट करते हैं तो इकट्ठा होने लगता है। तो इन्होंने लैब में वो चीज़ बना ली जो चीज़ हम लोग के शरीर के अंदर बनती है, ठीक है। हम लोग की बॉडी के अंदर जो चीज़ बनती है, ब्लड वगैरह, वो चीज़, उसके कंपोनेंट्स इन्होंने लैब के अंदर बना लिए। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि इनऑर्गेनिक, यानी यहाँ पे जब अमीनो एसिड बन गया ना, इसको हाईलाइट कर दें, यहाँ पे जब अमीनो एसिड बन गया तो इससे ये प्रूव हो गया कि हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हम लोग लिविंग बीइंग के जो कंपोनेंट है वो बना सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि उस टाइम पे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस रहे थे, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल थे, उनसे लाइफ का ओरिजिन हो सकता है ना। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गई कि ऐसा पॉसिबल है कि उस टाइम पे लाइफ का ओरिजिन जो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे वहाँ के, ठीक है, अर्थ के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे वो इस चीज़ में हेल्पफुल होंगे कि अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन कर सकें। तो पहली नॉन सेलुलर फॉर्म जो थी लाइफ की वो कब बनी? 3 बिलियन साल पहले, ठीक है, 3 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? लाइफ का ओरिजिन हो गया और एक नॉन सेलुलर फॉर्म जो है वो हम लोग मानते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स बैक इसका फॉर्मेशन हुआ। जाइंट मॉलिक्यूल होते थे, आरएनए, प्रोटीन, इस तरह के मॉलिक्यूल होते थे, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और फिर इन्होंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए ना, इनको कैप्सूल्स वगैरह भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ डिड नॉट लाइफ पॉसिबिलिटी ओरिजिन अबाउट लाइफ फॉर्म, सेलुलर लाइफ फॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली सेल कब बनी? 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 बिलियन साल पहले पहली सेल बनी और ये सिंगल सेल्स हुआ करती थी। और जितनी भी लाइफ फॉर्म थी उस टाइम पे ओशन या सीज में थी, ठीक है, क्योंकि ओशन या सीज जो होते हैं उसमें वाटर होता है और वाटर क्या करता है? वाटर के अंदर कोई भी वाटर जो होता है ना, एक सरफेस प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए ना। केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके लिए वाटर जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, या कोई लिक्विड मीडियम नेसेसरी होता है जहाँ पे वो रिएक्शन हो सके, तो एक सरफेस प्रोवाइड करती है ना। अगर वाटर नहीं होगा, कोई लिक्विड मीडियम नहीं होगा तो रिएक्शन होंगी कहाँ पे? तो रिएक्शन के लिए एक वाटर या कोई लिक्विड मीडियम होना चाहिए जिससे कि रिएक्शन आसानी से हो जाए। तो एक उसका बेसिस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
बायोजेनेसिस यहाँ पे आता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम लोग बायोजेनेसिस भी कहते हैं ना। बायोजेनेसिस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली, ये चीज़ें बहुत सालों में हुई, लाखों करोड़ों सालों में, और इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया इवोल्यूशन। ठीक है, एक टर्म होता है इवोल्यूशन, इसका मतलब भी होता है इंसान यानी किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजमेंट, और एक टर्म होता है म्यूटेशन। ठीक है, एक टर्म होता है म्यूटेशन, इवोल्यूशन, और एक टर्म होता है म्यूटेशन, उससे भी म्यूटेशन से भी चेंजमेंट आते हैं इंसान के अंदर। तो अब ये किस तरह से एक दूसरे से डिफर है, ये चीज़ आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि म्यूटेशन और इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे अलग कैसे हैं ना। इससे पहले म्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके जेनेटिक्स में, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये बायोजेनेसिस का जो लॉ था, इसको ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइफ फॉर्म्स के इवोल्यूशन के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। ठीक है, अब लाइफ फॉर्म्स का जब ओरिजिन हो गया तो इसके बाद इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे वो बेहतर से बेहतर ऑर्गेनिज्म बनते गए। ठीक है, पहले पोरीफेरा स्पंज के फॉर्म में ओशन में थे, फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुए और सिलेंट्रेट वगैरह के फॉर्म में जेलीफिश वगैरह बने, धीरे धीरे और डेवलप हुए। तो जो वर्म्स होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर बने, और फिर इंसेक्ट्स वगैरह बने, क्रैब वगैरह बने। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। फ्रॉग्स बने और फिशेस बनी। ठीक है, फिशेस बनी, फिर फ्रॉग्स बने, बर्ड्स और रेप्टाइल्स यानी स्नेक्स वगैरह, क्रोकोडाइल, और फिर बर्ड्स बने, फिर मंकीज़ वगैरह बने। ठीक है, जब बर्ड्स बन रहे थे साथ साथ में पहला रिवोल्यूशन था मंकीज़ का भी, तो मंकीज़ वगैरह बने, मंकीज़ के एप्स वगैरह जैसे बोलते हैं उनके एंसेस्टर एप्स वगैरह बने, गिब्बन, और फिर ह्यूमन बने। तो इस तरह से इवोल्यूशन होता गया। लास्ट में मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म जो माने जाते हैं ह्यूमन को माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ह्यूमन है। चार्ल्स डार्विन ने ये बात बताई कि इवोल्यूशन जो होता है ना, तो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग दमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जब इवोल्यूशन हुआ तो जो लाइफ फॉर्म्स है ना, वो आपस में सिर्फ जो है सिमिलैरिटीज़ नहीं शो करती, बल्कि अपने जो एंसेस्टर हैं, जो कई साल पहले एंसेस्टर थे, उनसे भी सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया है 4000 ईयर्स ओल्ड अर्थ, अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक सी वॉयज की बात की गई है HMS बीगल में ना। डार्विन ने जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में सी वॉयज की। HMS बीगल शिप थी। ठीक है, बहुत VIP शिप हुआ करती थी, प्रीमियम शिप। तो इसमें उनको एक मौका मिला डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करने का, तो उन्होंने सी वॉयज किया। ठीक है, समुद्री सफ़र किया और अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने सफ़र किया, और कई सारी अपनी उसमें जो भी इनकी रिसर्च थी वो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इन्होंने इंक्लूड की, अपने रिसर्च पेपर में इन्होंने बताई चीज़ें। अब ये चार्ल्स डार्विन जो है, इनकी जो मेन रिसर्च है, ठीक है, वो इवोल्यूशन में किस चीज़ के बारे में है, जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। ठीक है, आइलैंड था गैलापागोस, और उस पर जो है टॉर्टॉइस वगैरह की वैरायटी काफ़ी देखने को मिलती है। और उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स पे रिसर्च की, ऑक्सीजन वगैरह जो हार्मोन था, तो डार्विन ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया। और प्लांट यानी प्लांट से रिलेटेड भी इनकी रिसर्चेज है। और जो है डार्विन फिंचेस वहाँ पे, उनके बारे में अडाप्टिव रेडिएशन के बारे में इन्होंने बताया। तो बहुत सी चीज़ें जो चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सप्लेन की। जिराफ की एवोल्यूशन से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए। लाइफ जो पैंसपर्मिया थ्योरी थी, ठीक है, उसमें वो भी इनका ही जो है रोल था। और इसके अलावा सेक्सुअल सिलेक्शन जो एक वो है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन, इस तरह की थ्योरीज भी इन्होंने दी चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स गोन बाय जस्ट अ फ्यू न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कि जैसे जैसे लाइफ का ओरिजिन होता गया, एवोल्यूशन होता गया, तो कुछ एक्सटिंक्शन भी हुआ। ठीक है, एक्सटिंक्शन भी हुए जिसकी वजह से
डाइवर्सिटीज़ आती गई चीज़ों में, और कुछ जो है उनके बीच से लिंक वो भी हो गया, लिंक भी ख़त्म हो गए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के बीच से। तो एक जो पैटर्न था इवोल्यूशन का, ठीक है, उसको समझने में इसीलिए अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टडी करने में, क्योंकि क्या हुआ कि डिफरेंट टाइम पे जब एक्सटिंक्शन हुए तो बहुत सी चीज़ें जो है क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई ना। तो इस वजह से एक डिफरेंट पैटर्न खोजना इवोल्यूशन का बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है जो ह्यूमन बने तो किस तरह से बने, पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या रहा है, इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीच बीच के कई सारे लिंक जो है एक्सटेंट हो चुके हैं। जैसे एक लिंक है डायनासोर एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अब नहीं देखने को मिलते, पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते ना। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इम्बेस, अच्छा इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई ना, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है, ठीक है, नेचर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है जो नेचर के लिए अडाप्टिव होते हैं, सूटेबल होते हैं। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा डार्विन ने, कि फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है, ठीक है, यानी जो बेहतर है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, कोई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी से ऑर्गेनिज्म से बेहतर है तो वो वहाँ पे ज़्यादा फ्लोरिश होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ का, ठीक है, जिराफ में उस टाइम पे, ठीक है, जब इवोल्यूशन हो रहा था जिराफ का, तो कुछ जिराफ जो थे उनकी गर्दन लंबी थी, ठीक है, कुछ जिराफ जो थे उनकी गर्दन लंबी थी और कुछ जिराफ जो थे उनकी गर्दन छोटी थी। तो पहले तो वो घास, ज़मीन की घास खाया करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़मीन पे जब घासें जो है कम होने लगी या शिकार बढ़ने लगा तो उस वजह से इनको छुपना उपना पड़ा, और फिर ये अच्छे से ग्रेजिंग नहीं कर पाए। फिर इनको क्या करना पड़ता था कि थोड़े जो बड़े साइज़ के वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ईट करना पड़ा, ग्रेस करना पड़ा, और उसके बाद फिर जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ होते हैं उनको ग्रेस करना पड़ा। तो जो छोटी गर्दन वाले थे वो ज़मीन की घास तो खा लेते थे, लेकिन बाकी ऊँचे जो पेड़ पौधे थे उनको नहीं खा पाते थे, तो उनको जंगल में छुपने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो उस तरह से वो जिराफ जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए, जो छोटी गर्दन वाले थे, और जो लंबी गर्दन वाले थे वो बड़े बड़े पेड़ों की घास वगैरह खा लिया करते थे, वो जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, बड़े बड़े पेड़ों की पत्ती वगैरह खा लेते थे। तो उनको जो है बड़े बड़े पेड़ों की पत्ती खाने में कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं थी, तो वो सर्वाइव कर पाए, और ये जो है छोटी गर्दन वाली जिराफ जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए ना। तो ये जो एक्सटिंक्शन है जिराफ का, छोटी गर्दन वाली जिराफ का एक्सटिंक्शन, या कह सकते हैं हम छोटी गर्दन से लंबी गर्दन वाली जिराफ का इवोल्यूशन, तो ये जो है इसके बारे में इन्होंने डार्विन ने एक्सप्लेन किया। इसके बारे में और इन्होंने क्या बताया कि क्लाइमेट जो होता है, फूड होता है, कहीं किसी जगह क्लाइमेट है या वहाँ पे फूड की जो अवेलेबिलिटी है, फिजिकल फैक्टर्स जो है वहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि किस जगह पे कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा फ्लोरिश होता है, कितना ज़्यादा वहाँ पे अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाता है। जैसे डिज़र्ट में होता है कैमल, कैमल के गद्दीदार पैर होते हैं, तो वहाँ पे वो अच्छे से, डिज़र्ट में ज़्यादातर कैमल देखने को मिलते हैं, वहाँ पे वो अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं, कि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, गाय भैंस वगैरह वहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि सैंड में वो सब चलने में उनको प्रॉब्लम होगी, और कैमल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। उन्होंने टर्म फिटनेस का यूज़ किया, डार्विन ने अपनी रिसर्च वगैरह में फिटनेस टर्म का यूज़ किया, ठीक है, जो ज़्यादा फिट थे अपने इन्वायरमेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी टर्म यूज़ किया और पॉपुलेशन के लिए भी। और उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया, ठीक है, कि जो क्या होगा अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होगा, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्टिवली भी क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्टिवली भी वो फिट होगा, यानी वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाएगा। जो इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं होगा वो ऑफस्प्रिंग भी अपनी ज़्यादा नहीं बना पाएगा, तो उसको रिप्रोडक्शन वगैरह करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी उन्होंने बताई। और क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दोज हु आर बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, ठीक है, तो जो ज़्यादा फिट होते हैं इन्वायरमेंट में वही ज़्यादा प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं के ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनते हैं, और इन्हीं का सर्वाइवल ज़्यादा होता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी इन्हीं का होता है। तो जो अपने इन्वायरमेंट के लिए फिटेस्ट होते हैं उन्हीं का सर्वाइवल भी ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के प्रोजेनी भी ज़्यादा होते हैं, और वो अपने नेचर के लिए सेलेक्ट होते हैं। इसको उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी कहा। अच्छा, उसी टाइम पे और नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में इंक्लूड किया, ठीक है, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस दी एवोल्यूशन के मैकेनिज्म में, यानी नेचर का रोल बताया कि एवोल्यूशन में नेचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है।
अब इसके बाद उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस, वो भी नेचुरलिस्ट थे और डार्विन उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अल्फ्रेड वेलेस से डार्विन जो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी रिसर्च मलय आर्चिपेलागो पे थी, ठीक है। डार्विन की रिसर्च थी गैलापागोस आइलैंड पे और अल्फ्रेड वेलेस की जो है ये नेचुरलिस्ट थे यानी ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड थे और इनकी जो रिसर्च है ये मलय आर्चिपेलागो पे थी और इन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन दिए थे, यानी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है। अब इसके बाद है इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या देखने को मिलते हैं। तो इवोल्यूशन के एविडेंसेस जो होते हैं हमें फॉसिल्स वगैरह से देखने को मिलते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स, ठीक है। यानी जो भी कुछ हार्ड फॉर्म है वो रॉक्स में जो भी लिविंग बीइंग का हार्ड पार्ट होता है ना, जब वो लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी उसका हार्ड पार्ट है, कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत लंबे टाइम में भी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है क्या करता है वो वैसे ही बना रहता है। और जब कभी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं या वो धीरे धीरे जहाँ पे भी है वहाँ पे सॉइल में क्या हो जाएगा डिप्रेशन, उस सॉइल में जब डिप्रेशन वगैरह होते हैं तो उसमें वो एम्बेडिंग उसकी हो जाती है, यानी उसमें धंसता जाएगा, उसमें ऊपर से उसको सॉइल वगैरह कवर करती जाएगी और इस तरह से जो है उसमें फॉसिल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी लिविंग पार्ट का जो हार्ड पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे बोन्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे जब भी ब्यूरियल होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूरियल भी एक तरह से बोल सकते हैं, तो जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड होता है ना आसपास की सॉइल वगैरह में, जब वो मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हुई, तो अब वो उसको आसपास की जो सॉइल है उसको कवर कर लेगी। नेचुरली तो कोई ऐसा नहीं जाके किसी को वो करता है ना, ब्यूरी करता है उसको क्या नेचर में क्या होगा, अपने आप ही जो सॉइल है, ठीक है, वो उसको कवर करेगी, क्योंकि हवा वगैरह चलती रहती है तो धीरे धीरे सॉइल उसको कवर करती जाएगी, इंसेक्ट वगैरह उसको डिकम्पोज कर लेंगे, हार्ड पार्ट जो बचा रह जाएगा उसका, बोन्स वगैरह बची रह जाएंगी, बोन्स हो गए, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम में डिकम्पोज होती हैं। तो ये सब चीज़ें बची रह जाती हैं और फिर उसको सॉइल वगैरह कवर करती जाती है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सॉइल कवर कर ली, वो बहुत ज़्यादा सॉइल की नीचे की लेयर में जो है उसकी एम्बेडिंग हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में एक तरह से पहुँच जाएगी वो जो हार्ड पार्ट है, तो अब उनका डिकम्पोजिशन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जब डिकम्पोजिशन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो कई लाख सालों तक, ठीक है, उसी में ऐसे ही बने रहते हैं, तो मिलियन ऑफ ईयर्स वैसे ही वो रिमेन्स रहते हैं उनके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स, ठीक है। बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर हमें इस तरह के देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो सेडिमेंट से जो रॉक्स ली जाती हैं, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट के क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, इसमें जो एक इमेजिन किया जाता है उससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो सेडिमेंट्स वगैरह के हम लोग पता लगाते हैं, बहुत से रिसर्चर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं इस चीज़ पे रिसर्च करते रहते हैं लगातार ना, फॉसिल वगैरह पे, तो उनको हम लोग बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। और फॉसिल्स वगैरह की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो फॉसिल्स वगैरह की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी, और इसके रिसर्चर्स को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो ये लोग इस पर रिसर्च करते रहते हैं कि कितने पुराने ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं और वो किस तरह से क्या कहते हैं कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उनके जो जब उनकी डेथ हुई तो उनके जो बॉडी थी वो किस तरह से एम्बेड हो गई सॉइल में, और उसका जो ब्यूरियल हुआ फिर उसके बाद कई सालों में किस तरह से उसमें फॉसिल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उन चीज़ों से फॉसिल बना। जहाँ पे फॉसिल्स के बारे में लिखा है एक और चीज़ होती है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फॉसिल फ्यूल अलग चीज़ है, फॉसिल्स अलग चीज़ है, ठीक है। फॉसिल्स हैं कि हार्ड पार्ट का रिमेन रॉक वगैरह में, ठीक है, एम्बेडिंग हो जाती है और उसमें फॉसिल के फॉर्म में रिमेन्स रहते, वो उसी फॉर्म में जो है एक तरह से नेचर उनको कीप करके रखता है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉसिल फ्यूल जैसे होता है पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है, जो फॉसिल्स वगैरह से बनता है ना, जैसे ट्रीज़ वगैरह हो गए, तो कई साल या कोई लिविंग बीइंग है वो जब उसकी डेथ होती है एक पॉपुलेशन वगैरह में कई सारे लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो वो सब जब टाइम के साथ धीरे धीरे तो इनकी बॉडी जो है डिकम्पोज वगैरह होती है, और प्लस क्या होता है कि उसका सॉइल में एम्बेडिंग हो जाती है, वो धस जाते हैं सॉइल में और सॉइल उनको कवर कर लेती है। तो बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे करके
क्या होगा कि उनसे फॉसिल फ्यूल, क्योंकि वो अंदर अर्थ के अंदर जो है एक कोर में उसके काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है ना, मोल्टेन लिक्विड्स वगैरह है, मोल्टेन आयरन, और वो लिक्विड फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा उसका हाई टेम्परेचर है। तो इस वजह से उस हीट से क्या होता है, उस हीट की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज तो होते रहते हैं, साथ साथ में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी चीज़ें अर्थ में धंसती हैं वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती हैं, तो वो पेट्रोलियम फ्यूल बन जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम फ्यूल अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये एक तरह से ये प्रोडक्ट है लिविंग बींग का या ट्रीज़ वगैरह का ना, ट्रीज़ की जो स्टेम्स होती हैं, रूट होती हैं, तो इनका एक प्रोडक्ट वो बन के तैयार हो जाता है, जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और ये फॉसिल्स अलग चीज़ होते हैं। ये फॉसिल्स जो होते हैं ये इसी, इनका जो हार्ड पार्ट है वो इसी फॉर्म में रिमेन रहता है। ठीक है, वो जो है डिजनरेट नहीं होता, ना किसी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये फॉसिल फ्यूल अलग चीज़ है, फॉसिल्स अलग चीज़ है यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ होती है उसकी, तो वो उसमें ब्यूरी हो जाता है, सॉइल में ब्यूरिड हो जाएगा और फिर वो फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग डायनासोर के एग्जांपल लेते हैं कि डायनासोर के हमको काफ़ी फॉसिल्स वगैरह मिलते रहते हैं, उसकी हड्डियाँ वगैरह। ठीक है, या उसके कास्ट वगैरह जो हो गई हड्डियों की, बोन्स की कास्ट वगैरह, मतलब कुछ ऐसे सॉइल के स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें उसके निशान जो है वो छपे होते हैं, उनकी हड्डियों के निशान, उनके दांतों के निशान, इस तरह के कुछ निशान छपे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। फॉसिल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, हालांकि आपको मैं टाइप नहीं दिया आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। अब जब ये है कि फॉसिल्स का जब एम्बेडिंग होगी, जब वो ब्यूरी होंगे, ठीक है, इसमें सेडिमेंट्स लेयर्स में अर्थ की, तो ये अलग अलग टाइम पे ब्यूरी होंगे, अलग अलग टाइम पे इनका डिपोजिशन होगा अर्थ की लेयर में। तो इस वजह से क्या होगा कि ये डिफरेंट हाइट पे देखने को मिलते हैं। अर्थ की लेयर में हम कह सकते हैं डिफरेंट डेप्थ पे देखने को मिलते हैं। जो नए नए फॉसिल एम्बेड हुए हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म एम्बेड हुए हैं सॉइल में, तो वो थोड़ा इसके क्रस्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो और ज़्यादा उनको टाइम हो गया काफ़ी, तो क्रस्ट की नीचे की लेयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रस्ट की अपर लेयर में देखने को मिलते हैं कुछ फॉसिल्स। ठीक है, जो नए नए एम्बेड हुए हैं और जो काफ़ी टाइम से एम्बेड है ना, तो वो फॉसिल्स जो हैं वो अर्थ की नीचे की क्रस्ट की नीचे की लेयर में देखने को मिलते हैं, मेंटल तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरह से फॉसिल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है अलग अलग टाइम पे। इसके बाद कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये ये एविडेंसेस थे फॉसिल से रिलेटेड, और अब कुछ है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, एवोल्यूशन के एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है, तो एम्ब्रियो से रिलेटेड है। एम्ब्रियो के बारे में, यानी इसमें ये बताया गया एम्ब्रियो के बारे में कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके एम्ब्रियो में सिमिलर दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में, जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन प्रेगनेंसी स्टेजेस की बात करें तो उसमें जो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स होते हैं उसमें एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है, या उसमें फिशेज़ में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो उसका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है, फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, बर्ड हो गया, किसी में भी ले लें हम ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट में, किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में स्टार्टिंग की एजेस सिमिलर होती हैं, वो एक जैसे दिखते हैं ना। हम लोग एम्ब्रियो जब बनाते हैं कैसे बनाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि कुछ इस तरह का एम्ब्रियो बनाते हैं ना। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, लेकिन बना देते हैं। इस तरह का कुछ एम्ब्रियो बनता है, उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है ना। तो ज़्यादातर एम्ब्रियो में हमें स्ट्रक्चर इस तरह का सेम दिखाई देगा कि उसमें लिम्स वगैरह हो सकती हैं, टेल हो सकती है ना, फेरेंजियल ग्रिल्स हो सकती हैं, स्टार्टिंग एजेस में फेरेंजियल ग्रिल्स हो सकती हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड हो सकती है वर्टिब्रेट में, नर्व कॉर्ड हो सकती है, नोटोकॉर्ड हो सकती है, फेरेंजियल ग्रिल्स हो सकती है। ठीक है, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, टेल वगैरह। तो ये सब एम्ब्रियो में देखने को मिलेंगे, चाहे फ्रॉग का, चाहे फिश का एम्ब्रियो हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे बर्ड का हो, किसी का रेप्टाइल का एम्ब्रियो हो, किसी का भी एम्ब्रियो, उसमें ये उसके स्टार्टिंग एजेस में फेरेंजियल ग्रिल्स, टेल और ये नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बाद में धीरे धीरे ये डिजनरेट हो जाएंगे, ह्यूमन वगैरह, तो उसमें टेल डिजनरेट हो जाती है आगे की स्टेजेस में, तो टेल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। गिल्स वगैरह जो लेग्स में डेवलप हो जाएंगी, तो यानी गिल्स और फिशेज होंगी तो वो गिल का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो ये अलग अलग टाइप का बाद में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है।
तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और ये थ्योरी किसने बताई थी? ये बताई थी वॉन बेयर ने, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। अर्नस्ट हीगल ने सबसे पहले प्रपोज किया इस चीज़ को, और फिर इसी को एक जो है इसी को फिर दोबारा से बताया कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने, ठीक है। वॉन बेयर को हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वॉन बेयर को ही बोला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे डायनासोर का जो है डेवलपमेंट दिखाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डायनासोर का दिया तो हुआ है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है जहाँ तक। कंस्ट्रक्शन कम टू पार्ट लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है। डायनासोर का एक फैमिली ट्री दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर उससे क्रोकोडाइल या बर्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ वो बताया गया है, ठीक है। मॉडर्न डे जो क्रोकोडाइल बने या बर्ड बने, तो जैसे पहले डायनासोर थे ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस, इस तरह के डायनासोर हुआ करते थे, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ये जो दिया हुआ है ना आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, इसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, इसके फॉसिल्स मिले। तो ये बर्ड्स के जैसा भी था और रेप्टाइल्स के जैसा भी था, ठीक है। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक थी। बर्ड के जैसे इसमें दिख रहा है ना, पंख दिख रहा है, बर्ड्स के जैसे पंख होते थे, पूंछ होती, सब कुछ होता था, चोंच होती थी, पंजे होते थे। और रेप्टाइल्स की जैसी इसकी बॉडी होती थी ना, स्केल्स वगैरह बॉडी पे देखने को मिलते थे। तो रेप्टाइल वाले फीचर्स भी थे और बर्ड्स वाले भी। तो इससे रेप्टाइल्स यानी क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह का डेवलपमेंट भी हुआ, और इससे बर्ड्स वगैरह के भी, टीनोडॉन, टेराडॉन, ठीक है, टेरेडॉन करके इस तरह के डायनासोर्स बने उड़ने वाले, फिर उनसे बर्ड्स वगैरह का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो रेप्टाइल्स का और बर्ड्स के बीच में एक लिंक हमको देखने को मिलती है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों का डेवलपमेंट एक ही एंसेस्टर से हुआ। अब इसके बाद और भी कुछ डायनासोर ट्राइसेराटॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। टायरानोसोरस ना, टायरानोसोरस जैसे कार्निवोर हुआ करता था, ठीक है, टायरानोसोरस, और बहुत ज़्यादा डेंजरस ये एक डायनासोर था। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जो कि एविडेंसेस देते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी का, कि ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म का जब इवोल्यूशन हुआ तो सिमिलर जो है ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो इसके बारे में होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, ये दो तरह का दिया जाता है, थ्योरी दी जाती है, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? तो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं, यहाँ पे कहीं बना है होमोलोगस ऑर्गन, ये बना हुआ है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे मैन है, ठीक है, कोई इंसान है तो उसका हैंड है ना, चीता है उसके 4 लिम्स है, वेल है उसका 4 लिम्ब है ना, आगे का फ्लिपर जो है, बैट है उसका 4 विंग है, आगे का विंग जो है, ठीक है। तो इन सब में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? इनकी मॉर्फोलॉजी तो अलग अलग है, ये हाथ जैसा दिख रहा है, ये पैर के जैसा, ये पंख के जैसा दिख रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि इनकी बोन बोन जो होती है ना, तो बोन में बोन का जो अरेंजमेंट है वो इसमें सिमिलर देखने को मिलती है। ऊपर की बोन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। तो इन सब में ह्यूमरस देखने को मिलता है ऊपर, किसी में चौड़ा किसी में छोटा, ठीक है, मैन में लंबा थोड़ा देखने को मिलेगा। तो ये ह्यूमरस बोन जो होती है ना, ये सब में देखने को मिलती है, ये ह्यूमरस है ऊपर जो बनी हुई है, इसमें बड़ी सी है इसमें छोटी सी है ना। तो ये ह्यूमरस देखने को मिल रही है सब में, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, भले ये अलग अलग इन्वायरमेंट में है, ठीक है, और अलग अलग तरह से वर्क कर रहा है। इंसान अपने हाथ से कोई सामान को पकड़ता है, चीता जो है वो अपने फोर का यूज़ करता है शिकार वगैरह करने के लिए, दौड़ने के लिए। वेल जो है अपने आगे 4 फ्लिपर्स भी होते हैं इनका इनका यूज़ करती है तैरने के लिए, ठीक है। और बैट जो है ये अपनी यूज़ करता है विंग्स 4 विंग्स को उड़ने के लिए। इनका काम तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेम आ रहा है, यानी इनकी एनाटॉमी हम लोग कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, तो वो सेम है, ठीक है। किस तरह सेम है? इसमें ह्यूमरस है, इसमें भी ह्यूमरस, इन सब में ह्यूमरस बोन देखने को मिल रही है। रेडियस अल्ना इन सब में है, ठीक है, यहाँ पे भी रेडियस अल्ना है, ह्यूमन में भी, चीता में भी। और ये तो दो दो बोन दिख रही है, साइड बाई साइड 2 बोन दिख रही हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। थंब वाली साइड की जो बोन होती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग अपना हाथ देखते हैं तो इसमें हाथ के आगे वाले पार्ट में जो थंब के साइड का जो बोन होती है, थंब वाली साइड की जो बोन होती है, इधर के साइड की बोन उसको बोलते हैं रेडियस, और बाकी दूसरी साइड की अल्ना। तो रेडियस और अल्ना इस तरह से 2 बोन होती है। यहाँ पे भी 2 बोन है, चीता में भी, और ये रेडियस अल्ना यहाँ पे भी है, वेल में भी, इसमें, हाँ वेल में है, और फिर बैट में भी रेडियस अल्ना है, ठीक है। बैट में भी ये 2 पतली पतली सी रेडियस अल्ना देखने को मिल रही है। तो सब इन सब में रेडियस अल्ना है।
इसके बाद है कार्पल मेटा, कलाई में जो होती है ना कार्पल मेटा कार्पल, तो इनमें भी कार्पल मेटा कार्पल है, ठीक है। चीता में भी थोड़ी सी कार्पल मेटा कार्पल है, वेल्स में भी थोड़ी बहुत मेटा कार्पल होती हैं, हालांकि फ्यूज होती हैं, ज़्यादा मूवेबल नहीं होती। यहाँ पे भी कार्पल मेटा कार्पल है, बैट में भी, तो इन सब में भी कार्पल मेटा कार्पल देखने को मिल रही है। और फिर फेलेंजस जो है इंसान में भी है, चीता में भी फेलेंजस इस तरह से है, और वेल में भी काफ़ी लंबी लंबी फेलेंजस हैं। वेल में और बैट में तैरने के लिए और उड़ने के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं, हेल्प देती हैं। तो इस तरह से होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं उनका काम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन जो हैं उनका वर्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी एनाटॉमी, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमें तो इससे हमें ये पता चलता है होमोलोगस ऑर्गन से कि इन सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है, मैन, चीता, व्हेल, बैट, ये एक ही सिमिलर जो है, इनके एंसेस्टर जो है सिमिलर एंसेस्टर से इनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर एंसेस्टर से इनका इवोल्यूशन हुआ है, कह सकते हैं कॉमन एंसेस्टर से इनका इवोल्यूशन हुआ है। ये सभी मैमल्स हैं, चाहे मैन हो, चाहे चीता हो, व्हेल हो, बैट हो, इन सब में मेमोरी ग्लैंड वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सारे मैमल्स हैं और इन सबका जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, वो सेम एंसेस्टर से हुआ है। ये डिफरेंट हैबिटाट में गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें चेंजमेंट, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ गया इनके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। मैन नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में होता है, तो नॉर्मल उसका देखने को मिलता है फीचर्स। चीता जो होता है वो वाइल्ड एरिया वगैरह में होता है, फिर और बड़े बड़े जो मैदान होते हैं तो उनमें, ग्राउंड वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, ग्रासलैंड्स वगैरह में, तो इस वजह से क्या होता है उसमें रनिंग की जो है करसोलिया या रनिंग अडाप्टेशन, रनिंग के लिए जो अडाप्टेशन है वो हो गई है। वेल जो है वो एक्वाटिक हैबिटाट में देखने को मिलता है, वाटर वगैरह में, तो इस वजह से उसमें इसके स्लीपर्स जो हैं वो डेवलप हो गए, इसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो स्लीपर्स में कन्वर्ट हो गए ताकि तैरने में आसानी रहे, कंफर्ट रहे। और इसके अलावा जो बैट है वो पेड़ वगैरह पे पाया जाता है, यानी उसकी एरियल हैबिट है, ठीक है, एरियल हैबिटाट है। तो उस वजह से वो क्या है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसी तरह से मॉडिफाई हो गए, अडाप्टेबल हो गए। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिसका बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेम होता है, यानी बॉडी का बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है, लेकिन वर्क अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसमें एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। कुछ एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। अच्छा, ये जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं किससे बने, डाइवर्ज इवोल्यूशन से बने होते हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब है वो उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी जनरेशन है, वो जब अलग अलग उस हैबिटाट में जाती हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आप लिखा है ना, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी क्या होती है, जनरेशन अलग अलग उसमें जाती हैं हैबिटाट में, तो वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इसी से होमोलोगस ऑर्गन बनते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट इसका जो होमोलोगस ऑर्गन से रिलेटेड, कि किस तरह से जो है सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है बॉडी पार्ट्स वगैरह में, वेल, बैट्स, चीता ना, जितने मैमल्स हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनका सेम है, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है चीज़, लगता है सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजस, यहाँ पे दिया है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद है एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, कि एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। लोड हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ये बोगनविलिया और कुकुरबिटा, इनमें हमें देखने को मिलता है एनालॉगस ऑर्गन। ये एनालॉगस ऑर्गन क्या है, एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं इसमें ये बॉडी पार्ट्स, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मतलब ये अलग अलग पार्ट से ये ऑर्गन डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें वर्क इनका सिमिलर होता है, इनका काम सिमिलर होता है, इनका बेसिक बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। यानी ये इसका थॉर्न है, ठीक है, और ये टेंड्रिल है, थॉर्न हो गया, ये टेंड्रिल हो गया। तो इसमें होमोलॉजी देख, अच्छा ये एक मिनट, ये भी शायद होमोलॉजी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये भी तो होमोलोगस ऑर्गेनिज्म ही दिया हुआ है ना यहाँ पे। थॉर्न और टेंड्रिल ये तो होमोलोगस ऑर्गन हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ये अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एक है, ठीक है। थॉर्न हो गया, टेंड्रिल हो गया, ये तो होमोलोगस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बना नहीं है डायग्राम, वो वाला एनालॉगस का डायग्राम बना ही नहीं है ना। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स जो होते हैं, आगे बना है क्या, बटरफ्लाई और बर्ड के जो विंग होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, आगे डायग्राम तो होना चाहिए था, डायग्राम ही नहीं। तो ये बटरफ्लाई का विंग है, देख रहे हैं हम लोग कैसा होता है बटरफ्लाई का विंग, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है बड़ा, ठीक है, और पतला सा एकदम, काइटिन वगैरह का हम कह सकते हैं कि क्यूटिकल जो होता है ना बॉडी की, जो क्यूटिकल या स्किन होती है, ठीक है, तो उसका एक इलोंगेशन होता है, एक्सटेंशन होता है। और जो बर्ड्स के विंग होते हैं वो स्किन वगैरह से, नॉर्मल स्किन फेदर्स वगैरह उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से बने होते हैं, उसके अंदर बोन्स वगैरह भी होती हैं। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग, बटरफ्लाई के विंग, इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो एनाटॉमिकल डिफरेंस है ना, इसकी वजह से इनके फंक्शन तो सिमिलर है लेकिन एनाटॉमी डिफरेंट है, क्योंकि बटरफ्लाई के विंग में क्या है, बटरफ्लाई या कोई इंसेक्ट का जब विंग लेते हो तो उसमें तो काइटिन है, ठीक है, और वो काइटिन जो होता है वो बोन से अलग मटेरियल होता है। और जब किसी बर्ड का विंग हम लोग लेंगे तो उसके अंदर बोन भी है, स्किन वगैरह है, तो ये अलग चीज़ है। तो दोनों के मटेरियल अलग अलग है, एनाटॉमी अलग अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों किस काम में आते हैं, उड़ने के। इंसेक्ट के विंग इंसेक्ट को उड़ने में हेल्प करते हैं, और बर्ड के विंग भी बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे सिमिलर फंक्शन देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे, यानी बर्ड्स के विंग को और विंग्स को और इंसेक्ट के विंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉगस ऑर्गन। और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। यानी जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटाट पहले तो रहते हैं, लेकिन फिर वो बाद में किसी एक सिमिलर हैबिटाट में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ उनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस वगैरह में सिमिलरिटी आ जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग हैबिटाट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म किसी सेम हैबिटाट में आते हैं तो उनमें सिमिलरिटीज़ हो जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। जैसे ऑक्टोपस की आई की बात करें या मैमल्स की आई, ठीक है, इनका वर्क तो सेम है, ऑक्टोपस की आई भी देखने में हेल्प कर रही है उनको, मैमल्स की आई भी देखने में हेल्प कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। और ये हम लोग बात कर लें फ्लिपर्स, पेंगुइन के फ्लिपर्स की या डॉल्फिन के फ्लिपर्स की, ठीक है, तो डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी डॉल्फिन को तैरने में हेल्प करते, स्विम करने में, पेंगुइन के फ्लिपर्स भी हेल्प करते, लेकिन पेंगुइन एक बर्ड है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, और डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इस तरह से सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं बेसिक बॉडी प्लान में या एनाटॉमी में। इसके बाद है अपने डिफरेंट ग्रुप। स्वीट पोटैटो, अगर प्लांट में हम लोग एग्जांपल लें तो स्वीट पोटैटो, ठीक है, इसके रूट जो होते हैं, और पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो ये रूट है, पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है, तो स्वीट पोटैटो रूट होता है, पोटैटो स्टेम होता है, दोनों सिमिलर जैसे होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन सिमिलर है, दोनों से कार्ब्स वगैरह मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, लेकिन क्या है कि पोटैटो जो होता है वो रूट होती है, और स्वीट पोटैटो जो होती है वो रूट होती है, और पोटैटो जो होती है वो स्टेम होती है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, यानी एनालॉगस ऑर्गन को हम कह सकते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन, जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो पहले तो डिफरेंट हैबिटाट में रहते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से वो सिमिलर हैबिटाट में आ जाते हैं, और फिर उनके फंक्शंस वगैरह सेम हो जाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी के पार्ट्स वगैरह सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म का, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म का कॉन्सेप्ट जिस पे डार्विन की स्टडी थी, इस पे भी थी, तो इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म में इंग्लैंड की, जैसे हम लोग लेते हैं केस स्टडी लेते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में जब वहाँ पे 1850, यानी जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब था, तो उससे पहले तो जो उस पर मौत थी वहाँ पे, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो मौत थी वो किस तरह की थी, यहाँ पे डायग्राम में भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे। इंडस्ट्रियल जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से पहले पहले ना वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा साफ था, प्योर था, तो उस वजह से उसके आसपास के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे लाइकेन ग्रो करते थे, ठीक है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो करते थे, और लाइकेन का कलर होता है वाइट कलर होता है, लाइट कलर होता है लाइकेन का, ठीक है, लाइट कलर होता है, जिसकी वजह से अगर इस पर डार्क कलर के मॉथ बैठते थे, मॉथ होते हैं बटरफ्लाई होता है, एक मॉथ होता है, ठीक है,
तो बटरफ्लाई और मॉथ दो इंसेक्ट होते हैं। मॉथ अपने पंख पूरे फैला लेता है, बटरफ्लाई अपने पंख ऐसे खड़े रखती है, ठीक है। तो दो इंसेक्ट होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है मॉथ और बटरफ्लाई में। दिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मॉथ क्या होता है अपने पंख फैला लेता है और बटरफ्लाई अपने पंख खड़े रखती है। तो मॉथ जो है ये जब बैठते थे ट्रीज़ के स्टेम वगैरह पे, तो लाइट कलर के मॉथ जो है, ठीक है, वो उस लाइट स्टेम पे जिस पे लाइकेन ग्रो किया हुआ था, तो उस पर वो दिखते नहीं थे, मतलब उस पर छुप जाते थे वो, ठीक है। एक कैम्फ्लेश वाली एक टेक्निक उसमें हो जाती थी, वो उनकी जो अपीयरेंस है उस तरह की, तो वो छुप जाते थे। तो उनका शिकार जनरली बड़े बर्ड्स वगैरह नहीं कर पाते थे। लाइट कलर के मॉथ का शिकार जो है बर्ड्स वगैरह उस टाइम पे नहीं कर पाते थे। तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग वगैरह जो है, ठीक है, उनकी जनरेशन है वो नॉर्मली आगे बढ़ती रहती थी और वो वहाँ पे फ्लरिश कर जाते थे। तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस टाइम पे, जब क्या था कि इंडस्ट्रीज़ से पहले का, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज से पहले का जो टाइम था, इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे वहाँ के फॉरेस्ट पे वाइट कलर की मौत जो थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, या लाइट कलर के मौत की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसके अलावा जो डार्क कलर के मौत भी, वो भी वैरायटी थी, लेकिन वो कम थी, क्योंकि क्योंकि स्टेम जो थी ट्रीज़ की उस पर लाइकेन वगैरह ग्रो किए हुए थे। तो उसमें डार्क कलर के मौत जब बैठते थे उस स्टेम वगैरह पे, तो वो आसानी से दिख जाते थे, उससे एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है ना लाइट और डार्क के बीच में, तो दिख जाते थे आसानी से, और उनको बर्ड्स वगैरह जो है उनका शिकार, हंटिंग कर लेती थी, उनका शिकार कर लेती थी, ठीक है, तो उनका प्रे कर लेती थी। तो यहाँ पे डार्क कलर के मौत की जो है जनरेशन कम थी और लाइट कलर के मौत की जनरेशन ज़्यादा थी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई इंग्लैंड में, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब पॉल्यूशन जब ज़्यादा होने लगा, तो पॉल्यूशन की वजह से लाइकेन क्या हो गया, लाइकेन जो है वो वहाँ पे डिसअपियर हो गया, यानी जो उसके ट्रीज़ वगैरह के शूट पे, स्टेम पे जो लाइकेन वगैरह उगाते थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। और उसकी वजह क्या हुआ कि जो कालिक होती है इंडस्ट्रीज़ की, जो सूट होता है जिसको सूट बोलते हैं, ठीक है, कार्बन सूट, तो कार्बन सूट जो है उसका डिपोजिशन होने लगा स्टेम पे, तो उसकी वजह से स्टेम जो है काली पड़ती गई, ठीक है, डार्क कलर की होती गई। तो जब स्टेम काली पड़ने लगी, डार्क कलर की होती गई, तो उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे डार्क कलर के मौत जब उस स्टेम पे बैठते थे, तो फिर वो बर्ड्स को दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पाता था, मूथ भी डार्क कलर की और वो स्टेम भी डार्क कलर की, तो उस पर वो जब बैठते थे तो छुपे रह जाते थे। तो अब जो है इन्वायरमेंट इनके लिए सूटेबल था डार्क कलर के मौत के लिए, तो इनके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा बने और इनकी जनरेशन आगे बढ़ती गई, फ्लोरिश करते गए, यानी डार्क कलर की मौत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। और जो वाइट कलर के मौत जब उस ट्री पे बैठते थे, यहाँ पे बना हुआ है एक लाइट वाइट कलर का लाइकेन जब ग्रो कर रहे थे, तो इस तरह के ट्री की स्टेम दिखती थी। और जब इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उसकी काली वगैरह उड़ने लगी हवा में, तो वो सब जब फॉरेस्ट की तरफ जाती और उस पर ट्रीज़ वगैरह पे डिपॉजिट होती, तो ऐसे ब्लैक कलर की हो जाती थी पूरी स्टेम। तो उस पर जो है ये वाइट विंग वाले, यानी जो वाइट कलर के जो मौत थे, वो आसानी से उस पर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना लाइट और डार्क के बीच में, तो उसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से वो दिख जाते थे, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड पे वाइट कलर के मौत दिख जाते थे। और अब इनका प्रेडेशन जो है वो बढ़ गया, तो इनके प्रेडेशन की वजह से क्या हुआ, इनके पॉपुलेशन बहुत कम होती चली गई वाइट कलर की मौत की। तो ये एक पॉपुलेशन में शिफ्टिंग दिखाई देती है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। ये एक फिनोमिना है इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। और ये कब हुआ, 1920 के अराउंड ये शिफ्टिंग हमें देखने को मिली। 1815 में जो है नॉर्मल मौत वगैरह थी, 1815 से पहले पहले, फिर 1920 आते आते फिर क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन में शिफ्टिंग हो गई एक तरह से, ठीक है। तो पहले जो थी, इसको बोलते हैं ना प्रोपोर्शन वाइज रिवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, डार्क वाइट विंग, दोनों तरह की मौत थी, वाइट विंग मौत भी थी और डार्क विंग मौत भी थी, लेकिन वाइट विंग मौत की पॉपुलेशन ज़्यादा थी जब पोल्यूशन कम था। और जब इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे डार्क कलर की जो वाइट कलर की जो मौत थी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और डार्क कलर की मौत की पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि इनका शिकार बढ़ गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन में हमें शिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से माइक्रोब्स के लिए भी होता है, बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी। जब जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह हम लोग ग्रो कराते हैं किसी मीडियम में, तो जब उसके लिए सूट ग्लूकोज वगैरह डालते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन ग्रो करती जाती है। और जब ग्लूकोज हटा लेते हैं, उसको लैक्टोज में वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कुछ टाइम तक उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती रहती है। हालांकि बाद में फिर वो लैक्टोज टॉलरेंट हो जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन जो फिर से बढ़ने लग जाती है। तो माइक्रोब्स वगैरह में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है ना।
इसीलिए सिमिलर एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर मना करते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई सिमिलर एंटीबायोटिक खाते रहने को ना। डॉक्टर जो होते हैं वो एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं, अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक चलाते हैं, क्योंकि सिमिलर एंटीबायोटिक जब कोई इंसान खाता रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए उसके अंदर के जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको जो डिसीज़ हुई थी उसकी वजह से जो माइक्रोब्स के अंदर थे वो उसके लिए अगर सिमिलर एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो रेजिस्टेंट हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है, फिर उस पर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी और दूसरी एंटीबायोटिक फिर असर करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है माइक्रोब्स में भी। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, ठीक है, इंसान जो कोई भी काम करता है तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जैसे हम लोग समझ सकते हैं ये इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का जो प्रोसेस था ये तो एंथ्रोपोजेनिक ही था, मैन मेड था ये, ठीक है, नेचर में अपने आप ये नहीं हुआ बल्कि इंसान ने इसको इंड्यूस किया, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह लगा के पॉल्यूशन क्रिएट किया जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग आई पॉपुलेशन में मौत की, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। एक चीज बात आती है स्टोकैस्टिक प्रोसेस की। ये स्टोकैस्टिक प्रोसेस क्या होता है, चांस इवेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं चांस इवेंट एंड चांस म्यूटेशन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्टोकैस्टिक प्रोसेस जो होता है पहले से डिटरमाइन नहीं हो जाता, अचानक से कुछ भी हो जाता है नेचर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोकैस्टिक प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखनी है। इसके बाद है अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, कि अडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, क्या चैप्टर बचा दिए, अडाप्टिव रेडिएशन अभी पढ़ना है, ठीक है। इस पे भी जो है चार्ल्स डार्विन की स्टडी है, ज़्यादा चीज़ों पे चार्ल्स डार्विन की स्टडी आपको दिखाई देगी। लोड हो रहा है पेज में, अभी जितना लोड है इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये अडाप्टिव रेडिएशन जो है ना, डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे थे तो उन्होंने देखा वहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रीचर्स उन्होंने देखे और उन्होंने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखे, ठीक है, जिनको अब डार्विन फिंचेस कहा जाता है क्योंकि इनकी स्पेस स्टडी थी ना, इन छोटी छोटी बर्ड्स को फिंच कहा जाता है। तो जैसे स्पैरो यहाँ पे होती है इंडिया में उसी तरीके वहाँ पे फिंच होती हैं गैलापागोस आइलैंड पे, अमेरिका के आसपास जो गैलापागोस आइलैंड है, तो डार्विन फिंचेस उनको कहा जाता है, ठीक है। और इनमें हमें डिफरेंस वैरायटी देखने को मिली, वहाँ पे अलग अलग आइलैंड बहुत सारे, गैलापागोस आइलैंड से बहुत सारे वहाँ पे आइलैंड का एक ग्रुप है, ठीक है, और हर आइलैंड पे अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना। कहीं पे वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, यानी प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कहीं पे इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, खाने के लिए। कहीं पे जो है वहाँ पे क्या है बाकी फ्लैश वगैरह इंसेक्ट्स नहीं, बाकी छोटे मोटे बम्स वगैरह, ठीक है, और फ्लैश अवेलेबल है खाने के लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन है, कहीं पे ट्रीज ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है, और कहीं पे सर्दी ज़्यादा है कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, तो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं अलग अलग गैलापागोस आइलैंड पे ना। ये पूरा आइलैंड का ग्रुप है गैलापागोस आइलैंड जो है। तो इन आइलैंड्स पे क्या है कि डार्विन फिंचेस जो थी ना, किसी वजह से ये डार्विन फिंचेस जो थी ये अमेरिका के साउथ अमेरिका के से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। जब आंधी तूफान वगैरह चले इस तरह से कहा जाता है कि किसी स्टॉर्म वगैरह की वजह से ये गैलापागोस आइलैंड पे पहुंच गई, यानी डिफरेंट आइलैंड पे वो पहुंच गई, अलग अलग आइलैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। पहले ये साउथ अमेरिका वगैरह में पाई जाती थी, धीरे धीरे वो अलग अलग आइलैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई खाने की तलाश में जिसकी वजह से। तो उनमें मॉडिफिकेशन आता गया, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन आया कि उनके बीक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता गया, ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसे आइलैंड पे गई जहाँ पे उनको हार्ड सीड्स वगैरह खानी पड़ती थी, ठीक है, इस वजह से उनकी बीक जो है थोड़ी चौड़ी हो गई, ठीक है ना। जैसे पैरट वगैरह की बीक चौड़ी होती है तो उस तरह से उनकी बीक क्या हो गई, थोड़ी थिक यहाँ पे बनी हुई ना, थिक बीक। इसके बाद कुछ बर्ड्स ऐसी जगह पे गई जहाँ पे उनको ट्रीज़ में से इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, वर्म्स वगैरह होते हैं वो ईट करने पड़े, ठीक है, तो उनकी चोंच थोड़ी लंबी हो गई, इस तरह से नुकीली पैनी सी हो गई ना। या छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दाने जो है वो उठा के खाने पड़े, तो उसकी वजह से उनकी चोंच जो है वो मॉडिफाई हो गई, उस तरह से अडाप्टिव हो गई। जैसे वुड पैकर की चोंच होती है ना, लंबी सी होती है कठफोड़वे की, कुछ की चोंच ऐसे छोटी छोटी सी नॉर्मल सी रही ना, जो तिनके वगैरह खाती थी उनकी चोंच ऐसी नॉर्मल सी छोटी छोटी सी रही। तो ये डिफरेंट
चेंजमेंट कुछ की ऐसी पैनी हो गई, तीखी हो गई, फ्लैश वगैरह जो खाती थी, जो शिकार करती थी, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों का, तो उनकी थोड़ी सी ऐसे तीखी तिरछी सी हो गई। तो ये डिफरेंट। और इसके अलावा विंग्स में भी डिफरेंस देखने को मिला, अलग अलग विंग्स के कलर हो गए, ठीक है, विंग्स के स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। तो इसी को बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म वो अपनी जगह से हटके किसी दूसरी जगह पे किसी वजह से चला जाता है, और फिर उन जगहों पे जहाँ पे वो गया उसके अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजमेंट आने लगते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन। इसी तरह का एक हमको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन मैमल जितने भी हैं ना, ये पहले ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो है हिस्सा था हमारे एशिया का, यूरोप कंटिनेंट का हिस्सा था ऑस्ट्रेलिया, तो इसी से लगा हुआ था पूरा। और धीरे धीरे तो यहाँ के जो मैमल्स थे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स भी थे, लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जब अलग हुआ कंटिनेंट, ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह हुई, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया जब अलग हुआ तो वहाँ के जब जो मैमल्स हैं वो थोड़ा अलग तरह से डेवलप हो गए, डिफरेंट टाइप का उनमें चेंजमेंट आया। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो आइलैंड पे कुछ मैमल्स वहाँ पे भी चले गए, तो उनमें और थोड़ा सा डिफरेंट चेंजमेंट आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस जो है कैंगारू, ठीक है। तो ये कंगारू जो है ना, तो कंगारू जो है ये क्या है, ये इसमें देखने को मिलता है ना, बड़े बड़े पैर, लिम्स उछलने के लिए, लीपिंग के लिए बड़े बड़े लिम्स होते हैं, बहुत बड़ी टेल होती है, ठीक है, जो इसको उछलने में मदद करती है, कूदने में, जंपिंग में हेल्प करती है। तो कैंगरू हो गया, या एक सुगर ग्लाइडर हो गई, ठीक है, ये उड़ने वाली गिलहरी जो है ना, मार्सुपियल रैट हो गए, इस तरह के चूहे, तस्मानियन वुल्फ हो गई ना, धारीदार इस तरह की भेड़िए पतले, ठीक है, स्ट्रक्चर के। तो ये अलग अलग तरह के मैमल जो है, यहाँ के जो मैमल है वो वहाँ पे अलग, यहाँ पे नॉर्मल स्क्वायरल होती है, वहाँ पे सुगर ग्लाइडर में डेवलप हो गई है स्क्वायरल, ठीक है, यानी उड़ने वाली स्क्वायरल इस तरह से बन गई है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करती है, उड़ती हुई दिखती है, ठीक है, इसके ग्लाइड्स वगैरह इसके साइड में डेवलप हो गया। इसी तरह से रैट वगैरह जो है, वो रैट या रैबिट वगैरह टाइप के स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, वो वहाँ पे कैंगरू में डेवलप हो गए। तो ये चीज़ चेंजमेंट देखने को मिला, इसको बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब ये अडाप्टिव रेडिएशन जो यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, यानी कोई एक जोग्राफिकल एरिया, उसमें कोई कुछ स्पीशीज़ हैं, और एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लेटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ना, किसी एक पॉइंट से क्या कर रही है, अलग अलग एरियाज में रेडिएट हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं किसी वजह से, एरियाज ऑफ ज्योग्राफी हैबिटाट्स इज कॉल्ड अडाप्टिव रेडिएशन। तो ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ हैं, वो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, और फिर उसके हिसाब से वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ज्योग्राफी हैबिटेट के हिसाब से वहाँ पे डेवलप हो जा रही हैं, इवॉल्व हो जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन। तो इसमें फिंचेस का एग्जांपल बहुत फेमस है, गैलापागोस आइलैंड की फिंचेस जो हो गई, ठीक है, बीक्स उसमें इंसेक्टिवोरस थी, या जो भी जैसी वेजिटेरियन थी, तो उनमें अलग अलग तरह की बीक देखने को मिलती है, ठीक है, सीड ईटिंग फीचर वगैरह। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का है, ठीक है, कैंगरू वगैरह जिसमें आते हैं। इसको हम लोग अडाप्टिव रेडिएशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में इसको मान सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट, यहाँ पे कन्वर्जेंट दिया हुआ, ठीक है, वन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। प्लेसेंटा में बस इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडाप्टिव रेडिएशन इन्वॉल्वमेंट टू वैरायटीज ऑफ सच प्लेसेंटा, वही चीज़ लिखी यहाँ पे थ्योरी में, ठीक है। प्लेसेंटल वुल्फ हो गई, तस्मानियन वुल्फ, मार्सुपियल, ठीक है, एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि यहाँ के जो मोल होते हैं, यहाँ की जो छछूंदर होती है इस तरह की, और वहाँ के जो मोल होते हैं मार्सुपियल मोल इस तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ के आंट ईटर इस तरह के हैं, वहाँ के नम्बैट आंट ईटर इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। माउस यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे माउस मार्सुपियल माउस दूसरे तरह के हैं। लीमर यहाँ पे स्पॉटेड कस्कस, ये वैरायटी है। फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग पेलेंजस, बॉम्ब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, ये कंपैरिजन ना। नॉर्मल वुल्फ में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने अच्छे वुल्फ है, वहाँ पे थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप का वुल्फ देखने को मिल रहा है। ये सब अडाप्टिव रेडिएशन का केस है, ठीक है। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी उनमें ब्रांचिंग डिसेंट भी उन्होंने कहा, और नेचुरल सिलेक्शन भी कहा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी उन्होंने प्रपोज की। इसके बाद मैं खाली डार्विन का ही दे रखा है पूरे चैप्टर में ना। जिराफ का बता दिया था स्ट्रक्चर, जिराफ वाला जो था
क्या इसका एग्जाम्पल वही बता दिया, ठीक है। जिराफ हु इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज हैड टू अडॉप्ट द इलोंगेशन ऑन देयर नेक्स, ठीक है। तो जो जिराफ थे, ठीक है, जिनकी लंबी गर्दन थी, वो ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाते थे, ठीक है। तो उनमें वो फीचर ज़्यादा डेवलप होता गया, इलोंगेटेड नेक होती गई, ठीक है, और ज़्यादा इलोंगेटेड नेक होती गई, और धीरे धीरे वो नई जो है एक स्पीशीज़ बन गई, बड़े नेक वाली, ठीक है, लंबी गर्दन वाली। अब यही देखने को ज़्यादातर मिलती है, ठीक है, लंबी गर्दन वाली जिराफ ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो इवोल्यूशन है, ये ऐसा फीचर है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके लिविंग फीचर यानी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देता है, ठीक है। नॉर्मली नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है, टेबल पड़ी है, उसमें किसी तरह का इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगी। टेबल है, चेयर है, जो भी चीज़ है वो वैसे रहेगी, उसमें किसी तरह का इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जितने भी लिविंग बींग होते हैं उनमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, चेंजमेंट होता है, टाइम टाइम उनकी जनरेशन में चेंजमेंट आता है। इसके बाद है थॉमस माल्थस, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने भी इनके वर्क से भी ये चार्ल्स डार्विन जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, थॉमस माल्थस से भी। तो एक साइंटिस्ट है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज, ठीक है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं कि दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में तो हालांकि सिमिलर देखने को मिलते हैं, इंसानों में अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। उनकी इनहेरिटेंस अलग होती है, ट्रेड्स अलग होते हैं, ये सब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि बेसिक बॉडी प्लानिंग वगैरह सेम हो सकती है, लेकिन जेनेटिक्स उनका अलग होता है, ठीक है। अब डार्विन ने ये भी बात बताई कि जो वेरिएशंस होती हैं, जो डिफरेंस आता है लोगों में, वो हेरिटेबल है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और इससे वो किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने में ज़्यादा कैपेबल होती हैं, ठीक है। इनके बीच में कंपटीशन भी होता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन भी होता है रहने के लिए, किसी जगह के लिए, फूड के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए, या कोई भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो हर चीज़ के लिए कंपटीशन देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और जब ये इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है। जैसे शेरों का एक झुंड है, ठीक है, उसमें क्या क्या मेल्स के बीच में अक्सर लड़ाई होती है शेरों में, और जो मेल जीतते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो उनकी टेरिटरी है उस पर रूल करने का मौका मिलता है, और अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी जनरेशन सर्वाइवल विल लीव मोर प्रोजेनी, सर्वाइवल जो होता है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेनी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है आगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हार्डी-विंटर प्रिंसिपल वगैरह है, और आगे है फाउंडर इफेक्ट, इवोल्यूशन का प्लांट्स में इवोल्यूशन किस तरह से, ये चीज़ यहाँ पे दी है। डायनासोर का इवोल्यूशन फिर से एक बार इसमें दिया हुआ है, मैन का इवोल्यूशन यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशन, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे इवोल्यूशन जो है, अब आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी नीट की तैयारी कर, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और जो भी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, यानी इवोल्यूशन में किस किस तरह से जो है इवोल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, इसमें ये चीज़ बताई गई है। तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में, अच्छा, मेंडल ने फैक्टर वर्ड का यूज़ किया था जीन्स वगैरह के लिए, ठीक है, और बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं। और डार्विन ने
जो है इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई। ह्यूगो डे व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज, और इसको इवनिंग प्रिमरोज जो है 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं। इस पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए और आइडिया ऑफ म्यूटेशन दिया, म्यूटेशन का आइडिया। तो म्यूटेशन में ह्यूगो डे व्रीज ने क्या बताया, ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन बताया लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, जो बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं वो पॉपुलेशन में अचानक से हो जाते हैं और इसकी वजह क्या होती है, म्यूटेशन। म्यूटेशन में किसी जीन में चेंजमेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर उसके कैरेक्टर जो उसके मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन के जो मेंबर होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो उन्होंने बताया म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, म्यूटेशन का कॉज क्या होता है, इवोल्यूशन, नॉट द माइनर वेरिएबल दैट डार्विन अबाउट, ठीक है। तो ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन को इवोल्यूशन का कॉज बताया, जबकि डार्विन किस चीज़ को बता रहे थे, ठीक है, माइनर वेरिएशंस को, ठीक है, माइनर हेरिटेबल वेरिएशंस को इसका कॉज बता रहे थे इवोल्यूशन का, और ह्यूगो डे व्रीज ने बताया कि म्यूटेशन जो वो इवोल्यूशन का कॉज है। अब म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनलेस होती है, ठीक है, अचानक से जब जीन में चेंजमेंट हो जाता है तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता कि क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजमेंट आएंगे, तो रैंडम होती है और डायरेक्शनलेस, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है, लेकिन डार्विन की वेरिएशंस क्या है, छोटी और डायरेक्शनल है, यानी जिराफ की गर्दन लंबी हो रही थी तो एक डायरेक्शनल चेंजमेंट था, ठीक है, मौत जो डिफरेंट कलर के हो रहे थे डायरेक्शनल चेंजमेंट था, लेकिन डार्विनियन वेरिएशंस क्या है, छोटी हैं और डायरेक्शनल है, जबकि म्यूटेशंस जो होती हैं ये रैंडम होती है, डायरेक्शनलेस, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डे व्रीज बिलीव म्यूटेशन कॉजेज स्पीशीएशन, ठीक है, इवोल्यूशन डार्विन का मानना था कि इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, ठीक है, और डे व्रीज का बिलीव ये था कि म्यूटेशन जो है ये स्पीशीएशन कॉज करता है, यानी इसी वजह से स्पीशीज बनती है म्यूटेशन की वजह से, और म्यूटेशन तो सडन होता है, म्यूटेशन तो धीरे धीरे नहीं होता। तो डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज भले अलग अलग टाइम के साइंटिस्ट थे, लेकिन इनकी बातों में कहीं एक दूसरे को क्या थे, एक दूसरे के अगेंस्ट इनकी बातें थी, ठीक है। तो डार्विन का मानना था कि इवोल्यूशन क्या स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, जबकि डी व्रीज मानते थे कि इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से होता है, जबकि म्यूटेशन सडन प्रोसेस है और म्यूटेशन की वजह से स्पीशीएशन होता है, ठीक है। इन्होंने इसको सॉल्टेशन भी कहा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, सॉल्टेशन टर्म दिया था ह्यूगो ब्रीज ने। तो बड़ी सी म्यूटेशन अचानक से जब किसी ऑर्गेनिज्म में हो जाए इसको बोलते हैं सॉल्टेशन, ठीक है। सॉल्टेशन का मतलब जंपिंग तरह से होता है, यानी अचानक से बड़ी सी म्यूटेशन होगी तो एक तरह से जंप हो गया ना फिर जीन का, तो इसको हम लोग सॉल्टेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट के ओपिनियन डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज के दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ह्यूगो डे व्रीज का एक्सपेरिमेंट जो था इवनिंग प्रिमरोज में था, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, हार्डी वीनबर्ग, इन्होंने जीन की फ्रीक्वेंसी या जीन के चेंजमेंट वगैरह को, कि जीन किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से इनहेरिट हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, एलील का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या एल्जेब्रा के ऑपरेशन के फॉर्म पे इन्होंने दिया, उसको इस्टेब्लिश किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ना, इसको हम लोग देखते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। इसमें इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन और अ लोकस। इसमें क्या बताई गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस ना, किसी एक जीन पे किसी के लोकस पे जो एलील है तो उसकी अकरेंस किस तरह से होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ठीक है। जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है, वो किस तरह से अगली जनरेशन में जाता है, ठीक है, कितने ऑप्शन में जाएगा, ज़्यादा में जाएगा, कम में जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होगी डोमिनेंट या रिसेसिव कंडीशन, तो उसके बारे में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्होंने बताई। नेक्स्ट इसमें, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को इन्होंने माना कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है, इन द सेम जनरेशन ये फ्रीक्वेंसी जो रहेगी फिक्स रहेगी। और हार्डी वीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इन्होंने यूज़ किया, प्रिंसिपल से दैट इन्होंने स्टेबल बताया था, फ्रीक्वेंसी को स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, ये भी याद रखिए। जीन पूल, जो टोटल जीन पूल एक टर्म इन्होंने दिया, तो जीन पूल के बारे में बताया कि टोटल जीन्स जो होते हैं किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, या टोटल जो एलियंस होते हैं किसी पॉपुलेशन में, हम कह सकते हैं टोटल ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी पॉपुलेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन पूल, ठीक है। कोई एक पॉपुलेशन है उसमें जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका कलर, हेयर कलर, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन तो हेयर कलर, स्किन कलर, जो कुछ भी देखने को मिला, ठीक है, उसकी हाइट वगैरह, ये सब कुछ जीन पूल में आता है।
तो जितने भी जीन्स हैं, जितने भी एल्स हैं, जीन पूल में आते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी इसको बोलते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट रहती है ना फ्रीक्वेंसी जीन की, कोई जीन बार बार नई जनरेशन में जा रहा है, कोई एलील है वो बार बार नई जनरेशन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है, वो जीन डिप्लीट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अब एक जनरेशन में बना हुआ है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है। अब इस सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 होती है सम टोटल। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, तो ह्यूमन से जब मैन बना तो इसमें क्या सिमिलरिटीज़ थी? उसमें सिमिलरिटीज़ क्या थी कि उसके जीन्स जो हैं ना, ये नई जनरेशन में आए, ठीक है। जैसे कौन से जीन नई जनरेशन में आ गए इसके, तो कह सकते हैं जो खड़े होकर चलते हैं ना, तो इस तरह के हैबिटेट के जो जीन है, ठीक है, इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके जीन्स जो हैं, ठीक है, बाल के जीन्स या वो कह सकते हैं बॉडी के स्किन कलर वगैरह के जीन्स जो हैं, ये स्किन कलर वगैरह के जीन्स जो हैं, ये सब क्या है, नई जनरेशन में आते रहे, ठीक है। जो प्राइमेट्स थे और फिर उससे जो ह्यूमन इवॉल्व हुए, ठीक है, उनमें नई जनरेशन में वो जीन्स आते रहे, ठीक है, स्किन के जीन, हाइट के जीन, ये सारे जीन्स नई जनरेशन में आते रहे। लेकिन प्राइमेट्स वगैरह में टेल होती थी, ठीक है, और ह्यूमन में टेल नहीं होती ना, तो ये टेल का जीन डिप्लीट हो गया ना, वो कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो जब जीन जो है, पुराने जीन जब नई जनरेशन में आते रहते हैं तो उसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। एस्टैब्लिश जेनेटिक इक्विलिब्रियम है तो सारी की सारी एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनका सम 1 हो जाएगा, कि सारे एलील जो है या सारे जीन अच्छे से कैरी हो रहे हैं नई जनरेशन में। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लोग पी बोलते हैं, याद रखना है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को पी बोलते हैं, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू बोलते हैं, ठीक है। रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू, यानी जब कोई डोमिनेंट जीन जो है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, डोमिनेंट ट्रेट वो नई उसमें आ रहा है, जनरेशन में आ रहा है, तो उसको पी बोलेंगे, और जब पी से एक्सप्रेस करेंगे। और जब कोई रिसेसिव जो है कैरेक्टरिस्टिक, रिसेसिव ट्रेट जो है वो नई जनरेशन में आ रहा है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, तो उसको हम क्यू से एक्सप्रेस करेंगे। तो p प्लस क्यू इक्वल्स 1 बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, p प्लस क्यू, p और q का सम 1 होता है, ठीक है, क्योंकि टोटल जीन फ्रीक्वेंसी क्या 1 है, टोटल जीन फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल एलील फ्रीक्वेंसी ये 1 है, तो p प्लस क्यू ये 1 होता है। दोनों साइड हम इसका स्क्वायर कर दें अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये एक्सप्रेशन बन जाता है, पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये मैथ जो लोग हाई स्कूल तक पढ़े होंगे तो ये चीज़ को समझ रहे होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने किया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये बना एक्सप्रेशन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर जो वो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डोमिनेंट पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे मेंबर जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है पी। जैसे टॉल पीपल हो गए, टॉल ह्यूमन या टॉल प्लांट्स हो गए, इस तरह के। पी क्यू जो है ये हेट्रोजाइगट है, ठीक है, हेट्रोजाइगट। पी जो है होमोजाइगस कंडीशन, पी क्यू हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड टाइप की कंडीशन देखने को मिले पी क्यू, और ये 2pq है, ठीक है। तो पी क्यू जो है ये हेट्रोजाइगोट्स है, मतलब क्या है कि इसमें दोनों तरह के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी, और दिखेगा डोमिनेंट वाला, ठीक है। ये टॉल तो होंगे लेकिन इनके अंदर डॉग के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अगर मटर का एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो ये पी क्यू 2pq इस तरह के आते हैं। पी क्यू जो है हेट्रोजाइगस है, और क्यू स्क्वायर यानी क्यू जो है फिर से होमोजाइगस, लेकिन ये रिसेसिव है, यानी डॉग प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी डॉग प्लांट बन रहे हैं वो क्यू स्क्वायर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1। पी होता है डोमिनेंट के लिए, क्यू होता है रिसेसिव के लिए, ठीक है। एलील की फ्रीक्वेंसी पी होती है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पी, डोमिनेंट रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्यू। और डोमिनेंट मेंबर्स पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट मेंबर होंगे उनके जो नंबर होगा वो पी स्क्वायर, और जो डोमिनेंट रिसेसिव मेंबर होंगे पॉपुलेशन में उनका जो नंबर होगा वो क्यू स्क्वायर। और पी क्यू होता है हेट्रोजाइगोट्स की कंडीशन, जो हेट्रोजाइगोट्स मेंबर होंगे। तो ये हमको याद रखना है यहाँ पे इतनी चीज़ें। यही था हार्डी वेनबर प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह से को एक्सप्रेस किया गया था, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1, ये है हार्डी वेनबर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे एक बना हुआ है ना इसका स्टेबलाइजेशन डायरेक्टनेस, तो इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो होते हैं। 5 फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं हार्डी वेनबर। ये हार्डी वेनबर प्रिंसिपल जो है ना, इक्विलिब्रियम, ये बड़ी क्या है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइडियल। क्यों आइडियल कंडीशन है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं कोई जीन जो है वो लगातार बना रहे पॉपुलेशन। जैसे हमने टेल के जीन की बात की, ठीक है, जो टेल का जीन होता है, ह्यूमन टेल का जीन होता है ना, तो वो ह्यूमन टेल में जो है वो क्या हो गया था, ह्यूमन टेल में
मतलब ह्यूमन में वो जीन डिप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, टेल वाला जीन, ठीक है, प्राइमेट्स वगैरह में होता था लेकिन अब हम लोग में नहीं है। तो ये जो है, ठीक है, ये ऐसा क्यों? इसकी वजह से क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पॉपुलेशन इधर उधर से माइग्रेट करती है, माइग्रेशन इमिग्रेशन ये सब चीज़ें होती रहती हैं ना, म्यूटेशन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जीन फ्लो, यहाँ पे क्या होता है, जीन फ्लो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जेनेटिक कोई अचानक से कोई जो हो गया सडन पॉपुलेशन इधर उधर जो हो गई, डेविएट हो गई, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे आएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, सडन किसी भी तरह का जो होता है चेंजमेंट, जिसकी वजह से क्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई। जीन फ्लो वगैरह होता रहता है, एक पॉपुलेशन दूसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन मीटिंग वगैरह करती है, तो इस तरह से अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूटेशन हो जाती है, अचानक से कोई चेंजमेंट आ गया किसी मेंबर के अंदर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो होता है दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं, तो ये होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद होता है नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सेलेक्शन हो जाता है। नेचुरल सेलेक्शन का मतलब कि जब कोई जब नेचर जो होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर रहा है इवोल्यूशन के बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें जब कांस्टेंट रहती हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सेलेक्शन, हम कह सकते हैं ये चीज़ें ना हो, ठीक है, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, या नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तो ये जब चीज़ें ना हो तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम रहता है। तब क्या रहता है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर ये चीज़ होंगी, जीन फ्लो हो जाएगा, जीन फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन होता रहेगा, ठीक है, तो फिर हार्डी वीनबर्ग प्रॉब्लम में, इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ दी हुई कि जब माइग्रेशन करती है कोई पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, जब किसी एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई पॉपुलेशन गई तो उसके साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहाँ पे जाएंगे, उसके जीन्स भी वहाँ पे जाएंगे, और वो न्यू पॉपुलेशन में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। न्यू जीन्स और एलिस आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन से खत्म हो जाएंगे और नई पॉपुलेशन में आ जाएंगे, इस तरह की शिफ्टिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ना, यानी ये भी हम कह सकते हैं देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स ना, ये दूसरा एक एग्जांपल है, वो तो जीन फ्लो का था, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का है कि जीन माइग्रेशन, ठीक है, जब कहीं पे कोई माइग्रेट कर गया किसी वजह से, कहीं पे कोई बर्ड से वगैरह रहती थी और वहाँ पे अचानक से आंधी तूफान वगैरह आने लगे, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो अब दूसरी जगह पे जब गई तो दूसरी तरह की जो है बर्ड्स, कुछ खास वैरायटी के बर्ड्स जो वो ज़्यादा फ्लॉरिश हो गई, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ना, कि पहले जो है एक जगह पे छोटे विंग्स वाली बर्ड्स ज़्यादा थी, लेकिन जब आंधी तूफान वगैरह वो जब दूसरी जगह पे गई, तो दूसरी जगह पे जब गई तो क्या हुआ कि छोटे विंग्स वाली बर्ड्स खत्म हो गई, सिर्फ बड़े बड़े विंग्स वाली बर्ड ही रह गई। पहले छोटे विंग्स वाली भी थी, ज़्यादा थी, और बड़े विंग्स वाली कम थी, लेकिन जब दूसरी जगह पे गई तो बड़े विंग्स वाली बर्ड जो है वो ज़्यादा देखने को मिली और छोटे विंग्स वाली धीरे धीरे गायब हो गई। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरह का आ गया, मतलब जीन्स में चेंजमेंट आ गया। तो ये कुछ चेंजेस जो होते हैं बाई चांस होते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे याद रखना, बाई चांस अगर कोई चीज़ है, सडन, जरूरी नहीं वो किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से हो सकता है, ठीक है, कोई डिजास्टर वगैरह की वजह से हो सकता है। इसके बाद आता है यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई पॉपुलेशन कहीं पे रहती है और फिर वो दूसरी जगह पे जाती है, तो वहाँ पे वो क्या करती है, नई सोसाइटी बनाती है, नए जो है वहाँ पे नए जनरेशन बनाती है, तो इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, और उसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो एलिस फ्रिक्वेंसी सो डिफरेंट, न्यू सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, अलग स्पीशीज बन जाती हैं वहाँ पे। फाउंडर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नई जगह पे जाकर वो क्या कर रही है, वहाँ पे एक नई स्पीशीज भी बना दे रही है। कोई एक पॉपुलेशन थी पर्टिकुलर जगह पे ना, तो वहाँ पे जैसे थी, मान लो यहाँ पे ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, दोनों हर तरह की बर्ड है, ब्लू और ब्लैक बर्ड है। अब वो नई जगह पे गई तो वहाँ पे क्या बना ली, ब्लू और ब्लैक बर्ड है, नई जगह पे गई तो सिर्फ ये ब्लू बर्ड की सोसाइटी बना ली, ब्लू बर्ड का ऑफस्प्रिंग ना, तो ये एक नई स्पीशीज़ बना ली। यहाँ पे ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड थी, या कैसे ब्लू और वाइट बर्ड थी, ठीक है, तो यहाँ से जब ये गई दूसरी जगह पे और यहाँ पे स्काई ब्लू बना ली, ठीक है, तो हल्का रंग हो गया स्काई ब्लू, तो ये क्या हो गया, पूरा अलग हो गया ना इसकी पॉपुलेशन से। यहाँ पे वाइट और ब्लू थी लेकिन यहाँ पे स्काई ब्लू हो गई बर्ड, ठीक है, तो अलग तरीके इसमें हो गई वेरिएशन, या रेड हो गई, कलर चेंज हो गया, कोई और बर्ड का कलर कुछ और हो गया, या किसी तरह की मॉडिफिकेशन हो गई ना, मोथ वगैरह में जैसे हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाता है फाउंडर इफेक्ट।
तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई एक पॉपुलेशन कहीं पर रह रही होती है और फिर वो नई जगह पे जब जाती है और पूरे डिफरेंट एक स्पीशीज़ बना लेती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो नई स्पीशीज़ का फाउंडेशन कर रही है नई जगह पे जाके। यहाँ पे कुछ नेचुरल सिलेक्शन के जो हैं बेनिफिट लिखे हुए हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये क्या करता है, हेरिटेबल वेरिएशंस को इनेबल करता है बेटर सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी बने। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन जो होता है स्टेबलाइजेशन भी कर सकता है, ठीक है, मीन कैरेक्टर वैल्यू पे, ठीक है, या डायरेक्शनल भी हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है यानी उसका शिफ्टिंग हो जाए, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल मॉथ की कंडीशन में देख रहे थे, शिफ्टिंग हो गई थी ना, एवरेज वहाँ पे नहीं बन रहा था, वहाँ पे क्या बोलते या तो ब्लैक मॉथ या तो वाइट मॉथ ना, इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो पहले वाइट मॉथ ज़्यादा थी, बाद में ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो ये डायरेक्शनल चेंज आ गया। इस तरह का भी नेचुरल सिलेक्शन होता है कि डायरेक्शनल चेंज कर दे पॉपुलेशन में, ठीक है, मीन कैरेक्टर वैल्यू के दूसरे साइड पे। और डिसरप्शन भी हो सकता है, ठीक है, यानी पेरिफेरल कैरेक्टर्स रह जाएं, ठीक है, इस तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम ये 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और मीन डिसरप्शन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्शन। जीन फ्लो और जेनेटिक जिसकी वजह से क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज आती है ना, इसीलिए ये एक्सेप्शन है किसका, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्या पढ़ रहे थे अभी, फाउंड इसका हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का ये एक्सेप्शन है ना। क्या चीज़ एक्सेप्शन है, जीन फ्लो और जेनेटिक डिफ, ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये सिलेक्शन किस तरह से है। ये है नॉर्मल एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें पीक वैल्यू जो है, नंबर फिनोटाइप्स ज़्यादा है, मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर्ड है, इस तरह की कंडीशन है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है, इसमें हर तरह के मेंबर्स थे, इसमें इस पॉपुलेशन में हर तरह के मेंबर थे। जैसे हम लोग अगर पॉपुलेशन लेते हैं मौत की, तो इसमें हर तरह के मौत थे, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन एक बनी, या हम लोग अगर ब्लैक और वाइट मौत लें तो इसमें ब्लैक, वाइट, ब्राउन हर तरह के मौत देखने को मिल रहे थे। एक कंडीशन ये बनी कि पी गेट्स एट नैरोअर, हायर एंड नैरोअर, इस तरह की हो गई, यानी इसमें कौन से मौत ज़्यादा हो गए, ब्राउन, ब्लैक और वाइट का मिक्स मान सकते हैं, ब्राउन या ग्रे मौत इसमें ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये मिडिल पे क्या होगी, पीक हो गया है ना, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, इस तरह की बन जाती है ये, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ये यहाँ पे थी, ये थोड़ा सा चेंज हो गई, मीन से थोड़ा सा साइड में, पहले इधर के साइड बन रही थी, ठीक है, अब ये दूसरे साइड चेंज हो गई, इस साइड, ठीक है, राइट साइड में शिफ्टिंग इसकी हो गई, राइट या लेफ्ट में शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब पहले क्या था कि वाइट मॉथ थे ज़्यादा, बाद में कौन से मॉथ हो गए, ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो पहले वाइट मॉथ ज़्यादा थे, बाद में ब्लैक मॉथ, ये डायरेक्शनल चेंजमेंट हो गया इस तरह का ना। और दूसरा है डिसरप्टिव ना, बीच से ख़त्म हो जाए ना, बीच से पीक की जगह क्या हो जाए, बीच से एंड ही हो जाए, मतलब मीन पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। तो इसमें या तो वाइट कलर की मौत बचे या तो ब्लैक कलर की, सेम टाइम पे एट द सेम टाइम दोनों कलर की मौत रहे, और बीच में कोई ब्राउन कलर कोई मिक्स वैराइटीज़ की ना हो। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इन 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन है, एक स्टेबलाइजिंग है जिसमें हर तरह की पॉपुलेशन ब्लैक, ब्राउन, वाइट हर तरह की मौत है। दूसरा है कि वाइट से ब्लैक पे शिफ्टिंग हो रही मौत की। तीसरा है कि या तो वाइट मौत हो या तो ब्लैक मौत हो, ठीक है, बीच में कोई और वैराइटीज़ की ना बचे। ये 3 तरह की होती हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिस्क्रिप्टिव। ये हमने देखा इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, और इसके बारे में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है प्लांट का इवोल्यूशन, ठीक है। तो प्लांट का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्लांट का इवोल्यूशन में, अच्छा, प्लांट का जब इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले एल्गी बने, ठीक है, एल्गा जिसको बोलते हैं, तो एल्गा बने, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भी डाइकोट और फिर मोनोकॉट, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। मोनोकॉट को सबसे ज़्यादा इवॉल्व प्लांट हम लोग मानते हैं, ग्रासेस वगैरह जिसमें आती हैं, तो ग्रासेस जो हैं सब सबसे ज़्यादा इवॉल्व प्लांट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा विकसित हैं। तो अब इसमें ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइम स्केल दिया, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। पहले तो 3 एरा में डिवाइड किया, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पूरे टाइम स्केल को 3 एरा में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पैलेजोइक में भी अलग अलग पीरियड हैं,
मीसोजोइक में भी और सीनोजोइक में भी है। पैलियोजोइक में सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन है, ठीक है। और मीसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटासियस है, और सीनोजोइक में टर्शियरी और क्वाटरनरी इस तरह से होते हैं, ठीक है। सब अलग अलग पीरियड है। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट चला, सबसे पहले क्या थे, क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे ना, क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे, फिर उसके ट्रैक्यो यानी जिसमें क्लोरोफिल था, फिर उसके बाद यानी वो फूड अपना खुद से बनाते थे, इस तरह के प्लांट्स थे। उसके बाद ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर आए जिसमें वेसल्स वगैरह भी देखने को मिली, राइनिया टाइप प्लांट्स और साइलोफाइटन। अच्छा, पहले जब क्लोरोफाइट्स थे तो यहाँ से क्या बने, ब्रायोफाइट्स वगैरह बने, ठीक है। फिर इसमें वेसल्स वगैरह डेवलप हुई, तो ये टेरोफाइलम, आर्बोरेसेंट, लाइकोपोड्स, हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ठीक है, इस तरह के बने। और फिर हॉस्टेस, फिनोफाइट्स, इस तरह के बन गए प्लांट्स। इनमें ब्लड वेसल्स वगैरह डेवलप हो गई, फर्न्स वगैरह बन गए, गिंगूस, ठीक है, ये सब बने। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बने, गिंगूस, कॉनिपर्स, जेनेटल्स, साइकेट्स, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म वगैरह बन गए, जिसको सीड फन वगैरह। फिर इससे कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म में जो सीड हैबिट जिनकी थी, तो उससे फिर क्या बने, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकोट पहले बने, फिर मोनोकोट बाद में बने। डाइकोट में जिसमें 2 कवरिंग थी, ठीक है। अच्छा, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं होती, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होती है। तो जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूट नहीं होते, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग होती है और फ्रूट होते हैं, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म जो बने तो इसमें डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं सीड पे, और मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन होता है। फिर से एक बार बता देते हैं। एल्गी थे, एल्गी सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स थे, जिसमें जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, बॉडी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। फिर इससे बने ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में राइजोइड टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, थोड़ा बहुत रूट स्टेम या लीफ टाइप मिक्स स्ट्रक्चर दिखता है, देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट बने, इसमें हमें वैस्कुलर बंडल्स वगैरह देखने को मिलती है, वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म बने, जिसमें फ्लावर नहीं होता, फ्रूट नहीं होता, बाकी इसमें इनका जो है रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, सीड, इसमें सीड्स जो है वो बनेंगी, लेकिन फ्लावर और फ्रूट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, नेकेड सीडेड प्लांट भी बोल देते हैं। फिर एंजियोस्पर्म बनते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट बनते हैं, जिसमें डाइकोट पहले बनते हैं, 2 कवरिंग वाले जो सीड्स होते हैं, और मोनोकोट बाद में बनते हैं, सिंगल कवरिंग वाले जो सीड्स होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट का। अराउंड जियोलॉजिकल पीरियड यहाँ पे है 2000 मिलियन साल पहले, माया पहले, पहला जो है ना, मिलियन ईयर्स अगो को यहाँ पे माया लिखा हुआ है, ठीक है। 2000 मिलियन से अगो पहला सेलुलर फॉर्म बना लाइफ का, यानी 2 मिलियन साल पहले पहला सेल स्ट्रक्चर बना, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद ये ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करते थे ना, और इससे फिर क्या हुआ, लाइट रिएक्शन वगैरह, फोटोसिंथेसिस, वाटर, ये सब करने लगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह करने लगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट जब क्या करते हैं, वाटर रूट से वाटर अब्जॉर्ब करके, मिनरल अब्जॉर्ब करके, और क्या करते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उससे वो फोटोसिंथेसिस का सनलाइट वगैरह लेके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी सनलाइट लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते थे, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन वगैरह उनमें थे। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC के बारे में, ठीक है, प्लांट के जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, इस तरह के स्ट्रक्चर थे। फिर 500 माया यानी 500 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट जो है ये फॉर्म हुए। फिर जॉलेस फिश फॉर्म हुई 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो प्लांट का और एनिमल्स का डेवलपमेंट थोड़ा सा साथ में देखने को मिलता है। सी बीड्स वगैरह ऑफ फ्यू प्लांट्स, ये 320 मिलियन ईयर्स अगो उनका फॉर्मेशन हुआ, सी बीड्स ऑफ प्लांट्स का। और एल्गी वगैरह, ब्रायोफाइट इसमें आते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सबसे बड़े एल्गी का नाम, एक बार हमने बताया भी था, तो सबसे बड़े एल्गी का नाम क्या है, लार्जेस्ट एल्गी इन द वर्ल्ड, उसका नाम आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, और वो कहाँ पे पाया जाता है। दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। फिर ये जो प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह, ये सब लैंड पे है, ब्रायोफाइट वगैरह डेवलप हुआ, टेरिडोफाइट वगैरह डेवलप हुए, ठीक है, लैंड पे है, लैंड को इन्वेड किया इन्होंने। फिश जो थी उनसे एम्फीबियंस वगैरह बने, वो भी सब लैंड पे आए। 350 मिलियन ईयर्स को ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके बाद 938 में फिश देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीलोकेंस, साउथ अफ्रीका में सीलोकेंस फिश देखने को मिलती है। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो इस तरह की फिश हमको देखने को मिलती है।
इसमें लोब्ड फिन्स थी, लोब फिन्स इवॉल्व इनटू। अब ये लोब फिन्स क्या करती हैं, सीलोकैंथ में जो लोब फिन्स होती हैं क्या करती है, फर्स्ट एम्फीबियंस, ठीक है, जिससे कि ये फर्स्ट एम्फीबियन बने। तो लोब फिन्स थी यानी कि जो थोड़ा मॉडिफाइड लंग्स टाइप का स्ट्रक्चर से बना, और फिर ये एम्फीबियन का फॉर्मेशन हुआ जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते थे। सीलोकैंथ जो है वो एंसेस्टर माने जाते हैं एम्फीबियन के। तो फिशेस पहले थी, फिर वो लैंड पे आ गई एम्फीबियंस के फॉर्म में। अच्छा, प्लांट में एम्फीबियन किसको बोलते हैं, प्लांट में जो है एम्फीबियन किसको बोलते हैं हम लोग, प्लांट का एम्फीबियन है ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट को हम लोग प्लांट में एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मॉडर्न डे फ्रॉग और सेलेमेंडर्स वगैरह बने, रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ। थिक शेल्ड एग्स इसमें होते थे, रेप्टाइल की जो खासियत होती है इसके एग्स जो होते हैं थिक शेल्ड होते हैं, ठीक है, और सन में ड्राई नहीं होते, ठीक है। एम्फीबियन के एग्स जो थे वो स्मूथ होते थे, उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए वो ज़्यादातर वाटर में एग्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इनके एग्स जो है इनमें इसके चांसेस नहीं होते, ठीक है, रेप्टाइल के एग में जो है डिहाइड्रेशन के चांसेस नहीं होते। फिर इसके बाद टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, क्रोकोडाइल ये सब बने। 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और स्नेक्स वगैरह क्रोकोडाइल ये सब बन रहे थे, डोमिनेट कर गए थे ये अर्थ पे, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स अगो यानी 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये डोमिनेट कर गया रेप्टाइल जो थे, डायनासोर वगैरह जिसको बोलते हैं ना। उस टाइम पे जायंट फर्न्स भी हुआ करते थे, टेरिडोफाइट ये जिसको बोलते हैं हम जायंट फर्न। और इन ये जब गिरे तो इससे कोल्ड डिपॉजिट्स वगैरह बन गए। फिश लाइक रेप्टाइल्स बने, फिर फिश लाइक रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर अगो ये इस्थियोसॉर्स वगैरह थे, ठीक है, यानी एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ इस्थियोसॉर्स वगैरह से। लैंड रेप्टाइल्स बस ऑफ कोर्स द डायनासोर, ठीक है, लैंड रेप्टाइल्स जो थे वो डायनासोर्स थे ना। द बिगेस्ट ऑफ देम सबसे बड़ा इनमें कौन सा था, टायरानोसॉर, तो याद रखना है टायरासोरस रेक्स नाम है इसका, टायरानोसॉरस रेक्स, टायनासोरस रेक्स जो होता है सबसे बड़ा डायनासोर कौन होता है, टायरानोसॉरस रेक्स, ये कार्निवोरस होता है, ठीक है। 20 फीट इन हाइट, 20 फीट हाइट का होता है, और ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, इसके डैगर लाइक टीथ होते हैं, यानी कार्निवोरस अडाप्टेशन होती है, फ्लैश वगैरह खाते हैं ये, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर भी डिसअपीयर हो गए अर्थ से। और इसका रीज़न, ट्रू रीज़न जो है अभी तक पता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेटेरॉइड की वजह से, कुछ लोग कहते हैं आइस एज वगैरह की वजह से, तो इस तरह का डिफरेंट साइंटिस्ट जो है डिफरेंट अपनी थ्योरी देते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंजेस भी फील्स कर सकते हैं, या वो बर्ड में, वो कुछ लोग मानते हैं वो बर्ड में इवॉल्व हो गए, डे द ट्रूथ में लिव इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। अच्छा, स्मॉल साइज रेप्टाइल जो अभी भी देखने को मिलते हैं, जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, घर में जो पाई जाती है छिपकली, ठीक है, लिजर्ड, ये सब क्या है, स्मॉल साइज रेप्टाइल, वही डायनासोर कैटेगरी के सब भी हैं। पहले मेमल्स जो थे वो शूज के जैसे थे, शूज जैसे होते हैं, आर्टिटर वगैरह होते हैं, तो उस तरह के थे पहले मेमल्स। और फॉसिल्स जो थे स्मॉल साइज के इनके होते हैं। इस मेमल्स विविपेरस होते हैं, ये तो पता है आपको कि मेमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है चाइल्ड को, यंग वंस को यानी कि बर्थ देते हैं ना, एग नहीं प्रोड्यूस करते हैं। मेमल्स अगर एग नहीं बनाती है क्या मतलब, डायरेक्ट यंग वंस बनाते हैं, और अनबॉर्न यग को अपने प्रोडक्ट करते हैं इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है, मदर की बॉडी में, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन वगैरह देखने को मिलता है। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, ठीक है। तो मैमल्स जो होते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और अवॉइड करते हैं डेंजर को। रेप्टाइल्स जो है वो जब अर्थ पे आए, जब साउथ अफ्रीका मेमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, डियर, रैबिट etc। तो साउथ अमेरिका में कुछ मेमल्स वगैरह देखने को मिलते थे, हॉर्स हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, डियर, रैबिट, ये सब चीज़ें। और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट फिर हुई, ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर राइडन बाई नॉर्थ अमेरिकन फौना, ठीक है। इसकी वजह से अब ये नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलने लगे। थोड़ा थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अलग अलग जगहों का ना, जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मिले तो फिर नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स यहाँ पे साउथ अमेरिका में ज़्यादा हो गए। पाउच्ड एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, ठीक है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट यहाँ पे बताया गया ना, कंटिनेंट इधर उधर जब उसका एडजस्टमेंट हो रहा था कंटिनेंट्स का, ठीक है, ड्रिफ्ट होती है कंटिनेंट्स में भी, तो इधर उधर होते हैं, शिफ्टिंग होती है उनमें। तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया इतना अलग हो गया कि वहाँ पे मेमल्स को प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। वहाँ के जो मेमल्स हैं, मार्सुपियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो मार्सुपियल मेमल्स को, यहाँ पे प्लेसेंटल होते हैं, वहाँ पे मार्सुपियल होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिली वहाँ पे, क्योंकि वो एकदम अलग थे, उनका कुछ शिकार नहीं कर सकता था, तो वो अच्छे से इवॉल्व हो पाए उस कंडीशन में। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से अलग तरह के मैमल देखने को मिलते हैं, मार्सुपियल जिनको बोलते हैं।
कुछ मेंबर्स थे जो वाटर में चले गए, जैसे वेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग। अच्छा, जो मेंबर्स जब वाटर में गए तो उनका उसी हिसाब से फिर उनमें एक्वाटिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ गए, फ्लिपर्स वगैरह का डेवलपमेंट हो गया। और हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये सब चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग वगैरह इवॉल्व हुए। और जब मैन का इवोल्यूशन हुआ तो मैन में क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैन के अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये मेन फीचर है मैन का। ठीक है, ह्यूमन का मेन फीचर, जो मेन करेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का, वो क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियस, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हुए। ठीक है, हम लोग जितना अपना अच्छा बुरा समझते हैं और अपना माइंड यूज़ करते हैं, दूसरे एनिमल्स इतना ही नहीं यूज़ करते। तो हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, दूसरे एनिमल्स में लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, हम लोग में लैंग्वेज स्किल्स भी है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत खास बनाते हैं इंसान को। इस तरह से ये पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस था। यहाँ पे इसका इवोल्यूशन दिखाया गया फिर से एक बार। कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटाशियस, ये सब वही अलग अलग पीरियड हैं। ठीक है, टाइम स्केल के। और वर्टिब्रेट का यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया गया जोग्राफिकल पीरियड में। अर्ली रेप्टाइल्स, इस तरह के शुरू में रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो अब नहीं है। इसके बाद सौरोप्सिड और साइनैप्सिड बने। साइनैप्सिड से कुछ एक्सटाइल बने, रेप्टाइल बने, ये भी अब एक्सटेंट हो गए। पेलिकोसोरस, थिकोडॉन्स, थेराप्सिड, ये सब अब एक्सटेंट हो गए सौरोप्सिड से। और डायनासोर वगैरह ना, सौरोप्सिड से टर्टल, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सब बने। ये अभी भी देखने को मिलते हैं, टुआटारा, क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सब अभी देखने को मिलते हैं। ये सब किससे बने, सौरोप्सिड से बने। तो सौरोप्सिड की ब्रांचिंग वगैरह अभी भी देखने को मिलती है। ये दिख रहा है ना, सौरोप्सिड से सारे डेवलप हुए हैं एंसेस्टर जो इसके प्रोजेनी है। नेक्स्ट है मैन का एवोल्यूशन। तो मैन का जो एवोल्यूशन हुआ सबसे पहले 15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 15 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स जो होते थे, इनको बोलते हैं ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। ठीक है, ये उस टाइम पे रहते थे 15 मिलियन साल पहले। ठीक है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, इनके फॉसिल्स वगैरह देखने को मिले। शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं हिमालय माउंटेन में, शिवालिक जो है रीजन्स, तो वहाँ पे इनके फॉसिल्स वगैरह देखे गए। और देवर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ठीक है, ड्रायोपिथेकस को ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह साइड मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड मिल जाते हैं। रामापिथेकस के शिवालिक श्रेणियों में मिल जाते हैं। हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, तो ये हेरी होते थे और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसे चलते थे। ठीक है, तो हेरी होते थे प्राइमेट्स और गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसे थोड़ा सा हल्का सा झुक के चलते थे। रामापिथेकस जो है मैन लाइक थे। ठीक है, और ड्रायोपिथेकस ये एप लाइक थे। तो याद रखना है, डी से ड्रायोपिथेकस, डी ना, ड्रायोपिथेकस एप लाइक है, रामापिथेकस मैन लाइक। ठीक है, और फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। मैन के जो बोन्स वगैरह हैं ये इथियोपिया और तंजानिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंसानों के जो हड्डियाँ वगैरह के फॉसिल्स हैं, इंसानों की हड्डियों के फॉसिल्स इथियोपिया और तंजानिया वगैरह सब जगह जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें होमोनिड फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। होमोनिड ये अलग कैटेगरी है ह्यूमन की, यानी और ज़्यादा इवॉल्व ह्यूमन है। 3 से 4 मिलियन साल पहले देखने को मिलते थे। मैन लाइक प्राइमेट्स हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में ये देखने को मिलते थे ह्यूमनिड जो है। और ये टॉलर तो नहीं थे, ठीक है, ज़्यादा टॉलर नहीं थे, 4 फीट के अराउंड होते थे, 4 फीट के अराउंड थे। और ये खड़े होकर वॉक द ब्राइट, यानी खड़े होकर चलते थे। और तो ह्यूमन जो थे वो खड़े होकर चलते थे, वॉक द ब्राइट। 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह देखने को मिले ईस्ट अफ्रीका में। ये कहाँ पे देखने को मिले, ईस्ट अफ्रीका में, ग्रासलैंड्स वगैरह में। ठीक है, ये स्टोन वेपन्स के पास होते थे, यानी पत्थरों के औजार बनाते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, लेकिन औजार बनाते थे अपनी सेफ्टी के लिए। ये थे वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन थे, और यानी ये क्या करते थे, हर्बीवोर्स थे ना, घास फूस वगैरह खाते थे, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फ्रूट्स वगैरह ना। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। ठीक है, और दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो बीइंग थे होमोनिड, उनको कहा गया होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है, पहले ह्यूमन के जैसे जो होमिनिड थे उनको होमो हैबिलिस कहा गया। ब्रेन कैपेसिटीज़ जो है ये 650 से 800 सीसी। ठीक है, इतनी ब्रेन कैपेसिटी थी होमो हैबिलिस की। ये भी मीट नहीं खाते थे। ठीक है, ये भी क्या नहीं करते थे, मीट नहीं खाते थे। फॉसिल्स जो इनके जावा में मिले हैं 1891 में, होमो हैबिलिस के फॉसिल्स वगैरह जावा में 1891 में मिले। फिर होमो जावा में जिसको ना वो वाले फॉसिल्स तो मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ईस्ट अफ्रीका वगैरह में।
इसके फॉसिल्स जावा मिले होमो इरेक्टस के, ठीक है। होमो इरेक्टस जो होमो इरेक्टस, तो इसका लार्ज ब्रेन था 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस का लार्ज ब्रेन था 900 सीसी। इसको जावा मैन भी कहते हैं, जावा में इसको फॉसिल्स मिले तो जावा मैन भी इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस को। 900 सीसी का इसका ये आपको याद रखनी क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। तो जावा मैन जो था होमो इरेक्टस, इसका 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी है। 1891 में इसके फॉसिल्स मिले, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये रहते थे। और यहाँ पे अलग अलग जो है बना हुआ है सबका स्ट्रक्चर। पहले ये प्राइमेट का, ठीक है, कंपैरिजन है चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी एंड द एडल्ट चिंपैंजी स्केल ऑफ बेबी चिंपैंजी मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्केल एंड द एडल्ट चिंपैंजी स्केल, ठीक है। तो बेबी चिंपैंजी जो है इसका स्केल जो होता है ये ज़्यादा इंसानों को जैसा दिखता है ना। यहाँ पे कुछ पहले चिंपैंजी जैसे स्ट्रक्चर, धीरे धीरे इनका इवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे मैन जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ये पूरा स्केल दिखता है। पहले स्केल यहाँ पे जॉज वगैरह काफ़ी निकले रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो जॉज वगैरह अंदर होते गए और ब्रेन भी एक शेप में आ गया। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ मैन का। होमो इरेक्टस जो है ये मीट खाते थे। होमो इरेक्टस जो है जावा मैन ये फ्लैश खाते थे, यानी नॉन वेजिटेरियन थे। नियंडरथल कार्निवोर्स थे। नियंडरथल जो होते हैं ब्रेन साइज इनकी 1400 सीसी। फिर नियंडरथल की डिस्कवरी हुई ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। तो एशिया में नियंडरथल जो है इनके फॉसिल देखने को मिलते हैं। 1400 इनकी सीसी की इनकी ब्रेन कैपेसिटी है। ये आज से 1 लाख साल पहले या 40,000 साल पहले रहते थे नियंडरथल मैन। और ये गुफा वगैरह बनाते थे और क्या करते थे, हाइट्स बनाते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ठीक है। ये गुफा बनाते थे, अपने लिए कपड़े वगैरह बनाते थे ना, छोटे मोटे पत्ती वगैरह के शरीर को ढकने के लिए। और जो मुर्दे होते थे उनको दफनाते भी थे। तो होमो जो कौन थे यहाँ पे, होमो इरेक्टस, नियंडरथल जो थे ना, ये नियंडरथल जो ये क्या करते थे, ये मुर्दों को दफनाया भी करते थे और खुद को छुपाया भी करते थे गुफाओं में या पत्तियों वगैरह के कपड़े बना के। होमो सेपियंस सरोज इन अफ्रीका। होमो सेपियंस जो है, अब ये जो है सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, ठीक है, बुद्धिमान। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान या वाइज। तो ये होमो सेपियंस जो है ये अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इसके फॉसिल्स वगैरह अफ्रीका में पाए गए। ये आज से 75 से 10,000 साल पहले देखने को मिलते थे होमो सेपियंस। और ये फार्मिंग वगैरह भी करते थे होमो सेपियंस जो है, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर में भी इनका मिला है। केव आर्ट वगैरह इनकी देखने को मिलती है। गुफाओं में ये चित्रकारी वगैरह आर्ट वगैरह बनाया करते थे। और मध्य प्रदेश एमपी के रेजन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी का रेजन जिला जो है ना मध्य प्रदेश का, उसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर में भी काफ़ी यहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के आर्ट वगैरह देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया 10,000 साल पहले, ठीक है। तो ये जो होमो सेपियंस थे जो 75 से 10,000 साल पहले देखने को मिलते थे आइस एज के दौरान, ठीक है। तो इसमें आइस एज के दौरान होमो सेपियंस वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आइस एज के अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, उस वजह से क्या हुआ कि डायनासोर्स वगैरह डिप्लीट हो गए और ये नए तरह के इंसान देखने को मिले जिसको होमो सेपियंस कह रहे हैं। ये एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई। रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। बस इसके बाद फिर क्या इवोल्यूशन का पूरा एंड होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आज फिनिश होता है इवोल्यूशन का चैप्टर। इसमें हमने पूरा इवोल्यूशन के हर एक टॉपिक को कवर किया है। और कोई भी अगर आपका डाउट या क्वेरी रहती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हमारे, तो जय सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। और अब अगले चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में कवर करेंगे, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं। और इससे पहले कुछ चैप्टर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। सबकी वन शॉट वीडियो पड़ी है। इन चैप्टर्स को जब आप देखा कीजिए तो नोट्स वगैरह बनाने के लिए कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और नोट्स वगैरह इसके जो भी बताए जाएँ उसके नोट्स बना लिया कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।